अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद सदफ इकराम। तो आज हम डिस्कस करेंगे अडल्ट हेल्थ नर्सिंग का फाइनल का यूनिट है अकॉर्डिंग टू द डाउ है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स। सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। बाय द एंड ऑफ द सेशन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो रिव्यू द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, डिस्कस द कॉजेज, पैथोफिजियोलॉजी एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ द फॉलोइंग कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, discuss the diagnostic, medical and surgical management of the below mentioned disorder, basic ECG interpretation, apply nursing process including assessment, planning, implementation and evaluation of care provided to the clients with cardiovascular disorders. Develop a teaching plan for a client experiencing disorders of the cardiovascular and lymphatic system. तो कौन कौन से disorders के बारे में हम स्टडी करेंगे आज? एन्यूरिज्म, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, एथेरोस्क्लेरोसिस, angina pectoris, hypertension, endocarditis, myocarditis, pericarditis, MI, it means myocardial infarction, heart failure, varicose vein and venous thrombosis. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ स्लाइड्स मैंने ऐड की हैं ताकि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि डिटेल में प्रोवाइड नहीं थी उन तमाम को मैंने डिटेल में कर यहाँ पर लेक्चर को कंप्लीट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नो अबाउट व्हाट आर द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। एज वी ऑल नो दैट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज़ कम्पोज्ड ऑफ अ हार्ट, मतलब कार्डियोवास्कुलर जो है उसमें हार्ट का रोल प्ले हो रहा है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या करता है, जिसमें हार्ट आता है आपके बॉडी टिश्यूज़ तक, बॉडी ऑर्गन्स तक, बॉडी वेसल्स तक, ओवरऑल बॉडी के हर हिस्से तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पहुंचाना और वहाँ से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको रिमूव करना, ये तमाम का तमाम काम आपका हार्ट कर रहा होता है, जो कि एक सिस्टम पे काम करता है जिसको हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहते हैं। तो हार्ट क्या करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। हार्ट जो है वो ऑटोनॉमस होता है, खुद मुख्तार होता है, खुद से ही पंप होता है। इसमें जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती हैं जिसको हम कंडक्शन सिस्टम कहते हैं, वो भी इसमें खुद से ही जनरेट होती हैं। हमें इसके लिए किसी भी प्लग, किसी इलेक्ट्रिक, किसी सोलर सिस्टम या किसी भी ऐसी फिज़िकल चीज़ की ज़रूरत नहीं होती जिससे हमारा वर्क स्टार्ट होता है हार्ट का। हार्ट खुद ही काम करता है और बहुत अच्छे तरीके से आपकी बॉडी के तमाम फंक्शंस का रोल प्ले करता है। आपकी बॉडी में अगर प्रॉपरली ब्लड नहीं पहुंचेगा तो हाइपोक्सिया हो जाएगा, इस्कीमिया हो जाएगा, हाइपोक्समिया हो जाएगा, तो आपकी बॉडी को नुकसान हो सकता है। आपके ब्रेन तक ब्लड का पहुंचना, आपके हेड टू टो ब्लड का पहुंचना, हेड टू टो ऑक्सीजन का पहुंचना, ब्रेन तक ऑक्सीजन का पहुंचना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिमूव करना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाना, तमाम का तमाम काम, तमाम के तमाम सिस्टम को कंट्रोल करना सिर्फ़ और सिर्फ हार्ट का काम है, जो कि ब्लड को पंप करता है तमाम ऑर्गन में और तमाम के तमाम बॉडी टिश्यूज़ के अंदर। इसीलिए इसको एक मुख्तसर सा नाम दिया गया है जिसको हम कहते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, वेस्कुलर का मतलब होता है वेसल्स एंड सिस्टम, पूरा निज़ाम चलता है आपके हार्ट और वेसल्स के थ्रू। अब हार्ट क्या है, एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है, साइज ऑफ अ क्लोज फिस्ट। आप अपनी फिस्ट जो है, जिसको हम उर्दू ज़बान में मुट्ठी कहते हैं, इसको बंद करेंगे तो ये आपका हार्ट का साइज़ होता है। कहाँ पर लोकेटेड होता है, बिटवीन द लंग्स, दोनों लंग्स के दरमियान जो स्पेस होती है उसको हम मीडियास्टिनम कहते हैं और तकरीबन ये जो है 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 31/2 यानी कि 9 सेंटीमीटर इंच इसका डायमीटर होता है। ये इसका वाइडेस्ट पॉइंट है। वेट इसका कितना होता है, तकरीबन 8.8 टू 10 ऊज़ अगर हम देखें, और 252 285 या कुछ बुक्स के रिलेटेड 252 300 ग्राम भी कहा जाता है। स्पेंस द एरिया फ्रॉम द सेकेंड टू फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, यानी कि जिस जगह पर ये प्रेजेंट होता है तो वो सेकेंड रिब से लेकर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस जो है वहाँ तक आपका हार्ट प्रेजेंट होता है। पेरिकार्डियम क्या है, पेरिकार्डियम की दो लेयर होती हैं, एक का नाम है विज़रल लेयर जो कि इनर लेयर होती है, दूसरी होती है पेराइटल जो कि आउटर लेयर होती है। द स्पेस बिटवीन द टू लेयर्स कंटेन्स 10 to 30 ml ऑफ सीरियस पेरिकार्डियल फ्लूइड विच प्रिवेंट फ्रॉम फ्रिक्शन। इन दोनों लेयर्स के दरमियान
इन दोनों लेयर्स के दरमियान एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं और उसकी मिकदार कितनी होती है 10 to 30 ml होता है जिसको सीरस फ्लूइड या पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है, जो कि इन दोनों को फ्रिक्शन से बचाता है ताकि दोनों में रगड़ पैदा ना हो। अब स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें हार्ट वॉल्स के स्ट्रक्चर की, हार्ट वॉल जो है वो 3 लेयर से मिलके बना है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एपिकार्डियम। हार्ट चैम्बर्स की बात करें तो हार्ट के पास 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स, जिसके नाम क्या हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। वेल्व्स की अगर बात करें, हार्ट हैज़ 2 सेट्स ऑफ वेल्व्स, 2 सेट्स होते हैं वेल्व्स के, कौन कौन से, एट्रियो वेंट्रिक्यूलर जो कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान होता है तो उसको हम एट्रियो वेंट्रिक्यूलर वेल्व्स कहते हैं, ट्राइकस्पिड वेल्व जो कि हार्ट के राइट साइड पर होता है, मिट्रल बाइकस्पिड वेल्व इसके लेफ्ट साइड पर होता है। क्लियर। अब आ जाते हैं दूसरे वेल्व पर, सेमिल्यूनर वेल्व जो कि पल्मोनरी वेल्व होता है, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान जो वेल्व होता है उसको हम पल्मोनरी वेल्व कहते हैं, एंड आयोटिक वेल्व होता है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के दरमियान होता है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ें याद करने के लिए, मतलब कि सेमी सेमी का मतलब होता है हाफ, ल्यूनर का मतलब होता है मून, हाफ मून टाइप ये वेल्व होता है जो कि राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान के बीच जो कनेक्शन होता है वो पल्मोनरी वेल्व कहलाता है। और एक आयोटिक वेल्व होता है क्योंकि आयोटा से ब्लड सप्लाई होता है हेड टू टो आपकी बॉडी में, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ आयोटा होता है, उसके दरमियान एक फासला होता है जहाँ पर वेल्व प्रेजेंट होता है, उसको हम आयोटिक वेल्व कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट क्या होता है, कि किस तरीके से हार्ट अपनी इम्पल्सिस को जनरेट करता है, एसए नोड का क्या काम है, एवी नोड का क्या काम है, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल ऑफ हिस का काम क्या है, परकंजी फाइबर्स क्या होती हैं। तो कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट ये स्लाइड्स ऐड की गई हैं। तो हार्ट वर्क लाइक ऑटोरिदमिसिटी मीन्स इंडिपेंडेंटली बीट। ऑटोरिदमिसिटी का मतलब होता है कि ये खुद पर इंडिपेंडेंटली बीट कर रहा होता है, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता, ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, ऑटोमेटिकली रिलैक्स होता है। हार्ट फॉर्म्ड बाय कार्डिक मसल्स फाइबर्स विच इनिशिएट एंड कंडक्ट इम्पल्सिस कॉजिंग कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स। हार्ट जो है वो कार्डिक मसल से मिलके बना होता है, कुछ फाइबर्स होते हैं जो कि इम्पल्सिस को कंडक्ट कर रहे होते हैं, एक कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन होती है हार्ट मसल्स की, किसके थ्रू होती है, जो मसल्स फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू। इम्पल्सिस रैपिडली ट्रांसफर फ्रॉम एसए नोड टू वेंट्रिकल्स। इम्पल्सिस जो है वो फौरी तौर पे एसए नोड से वेंट्रिकल्स तक ट्रांसमिट होती हैं। कंडक्टिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज जंक्शनल टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू को हम जंक्शनल टिश्यू भी कहते हैं, यानी कि ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर हार्ट को इम्पल्सिस जनरेट होती हैं। कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, अगर हम इसको देखेंगे तो हमें आगे का मज़ीद स्लाइड्स लेक्चर समझ आने लगेगा। जैसे कि पेस मेकर। पेस मेकर क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट फ्रॉम विच द इम्पल्सिस फॉर हार्ट बीट आर प्रोड्यूस विच इज साइनो एट्रियल नोड एसए नोड। यानी कि पेस मेकर क्या है, एक हार्ट का स्ट्रक्चर है जहाँ से इम्पल्सिस जनरेट होती हैं, हार्ट बीट इम्पल्सिस प्रोड्यूस होती हैं जो कि एसए नोड होता है। एसए नोड इसका प्राइमरी पेस मेकर कहलाता है, वहाँ से इम्पल्सिस जनरेट होती हैं। क्लियर। एक्साइटेबिलिटी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ टाइम टू गिव रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। एक्साइटेबिलिटी का मतलब होता है इम्पल्सिस मिलने के बाद, मतलब कि ये वो एबिलिटी होती है कि जब किसी चीज़ को इम्पल्सिस मिल जाए उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, उसके स्टिमुलस मिलने के बाद, वो उसकी एक्साइटेबिलिटी कहलाती है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स क्या हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन अंडर रेस्टिंग कंडीशन। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स ये होती हैं कि जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होती हैं सेल मेम्ब्रेन में जब वो रेस्टिंग कंडीशन में होती है, मतलब जब वो रेस्ट पर होती हैं, रिलैक्स होता है आपका हार्ट, तो वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहलाती हैं। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डिक मसल्स आर इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस नॉन एज एक्शन पोटेंशियल। कार्डिक मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस के थ्रू इनिशिएट हो रहा है, उसको हम एक्शन पोटेंशियल का नाम देते हैं और ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में चेंज हो जाता है। फिर हम देखते हैं डीपोलराइजेशन।
डीपोलराइजेशन क्या है? ये एक इनिशियल फेस होता है एक्शन पोटेंशियल का, जहाँ पर जो इनसाइड मसल्स होते हैं, मतलब कि जो सेल के अंदर वाले मसल्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आइंस होते हैं, और बाहर की तरफ नेगेटिव आइंस होते हैं, तो वो डीपोलराइजेशन होता है। और रीपोलराइजेशन में क्या होता है? मसल्स जो है वो रिवर्स होने लगते हैं, मतलब कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर आने लगते हैं। हार्ट जब अपना काम कर लेता है तो वो एक दफ़ा रिलैक्स होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जब वो रिलैक्स होगा तो वो रीपोलराइज हो जाएगा। कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं कंडक्टिंग सिस्टम के? एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड, ये कहाँ पर होता है? सिचुएटेड इन द सुपीरियर पार्ट ऑफ द वॉल ऑफ राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के सुपीरियर पार्ट के वॉल में प्रेजेंट होता है एसए नोड, जस्ट बिलो द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा। जहाँ से सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग होती है सिर्फ उसकी हल्के सी नीचे की तरफ पाया जाता है राइट एट्रियम के अपर पार्ट की तरफ एसए नोड। एवी नोड कहाँ होता है? जिसको हम एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं, सिचुएटेड इन द वॉल ऑफ एट्रियल सेप्टम नियर द एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व। जो एवी वेल्व होता है, जो एट्रियम और वेंट्रिकुलर के दरमियान जो वेल्व होता है उसके दरमियान एक सेप्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है, वहाँ पर एवी नोड प्रेजेंट होता है। फिर आ जाते हैं हम बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस क्या है? एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल अराइजेस फ्रॉम एवी नोड, ये एवी नोड से अराइज होती हैं। फिर ये डिवाइड हो जाती हैं राइट ब्रांचेस और लेफ्ट ब्रांचेस विच रन ऑन ईदर साइड ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। जब ये एवी नोड से अराइज होती हैं उसके बाद ये राइट एंड लेफ्ट में जब डिवाइड होती हैं तो डिवाइड होने के बाद ये जो सेप्टम होता है, वेंट्रिकल्स के अंदर जो सेप्टम होता है वहाँ पर जाकर ये अपनी शाखें बनाती है, मतलब इनकी वहाँ पे ब्रांचेज होती हैं, जिसको हम बंडल ऑफ हिस का नाम कहते हैं। फिर हम आ जाते हैं परकंजी फाइबर। परकंजी फाइबर क्या है? फ्रॉम ईच ब्रांचेस ऑफ बंडल मेनी परकंजी फाइबर अराइजेस एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम। जितनी भी ब्रांचेस बंडल ऑफ हिस की ब्रांचेस थी वहाँ से परकंजी फाइबर अराइज होती हैं और आपके जो वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम होता है, जहाँ पर वेंट्रिकल्स होते हैं, उन तमाम की तमाम जगहों पर फैल जाती हैं और अपना काम। नोड क्या है? ऐसे नोड को हम प्राइमरी पेसमेकर ऑफ द हार्ट भी कहते हैं। ऐसे नोड सेल्स इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल जनरेट इनिशिएट रेगुलर इम्पल्सेस। ऐसे नोड में जो सेल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकली तौर पे अनस्टेबल होते हैं, इनमें खुद से ही रेगुलर इम्पल्सेस जनरेट होती हैं। यूजुअली तकरीबन आम तौर पर अगर हम देखें तो 1 मिनट में 60 to 80 टाइम्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती हैं ऐसे नोड के थ्रू। ट्रिगर्स बोथ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन बाय इंटरनोडल फाइबर्स। यहाँ पर आपको जो फाइबर्स नज़र आ रहे हैं, इंटरनोडल फाइबर्स जो होते हैं, तो ये फाइबर्स के थ्रू क्या होता है, दोनों एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को ट्रिगर्स करता है ऐसे नोड, और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन 0.1 सेकेंड की होती है। फिर हम बात करते हैं एवी नोड, जिसको सेकेंडरी पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहा जाता है। 40 to 60 पर मिनट बीट करता है, ठीक है, यानी कि ऐसे नोट कितना कर रहा था 60 to 80, एवी नोट कितना करता है 40 to 60। इट टेक्स 0.1 सेकेंड टू पास इम्पल्सिस फ्रॉम ऐसे नोट टू एवी नोट। ऐसे नोट से लेकर एवी नोट तक इम्पल्सिस पास होने में 0.1 सेकेंड लगता है, विच अलाउ द एट्रिया टू फिनिश कॉन्ट्रैक्टिंग बिफोर द वेंट्रिकुलर स्टार्ट, जो कि एट्रिया को अलाउ करता है कि वो अपनी कॉन्ट्रैक्टिंग को फिनिश करे, मतलब कॉन्ट्रैक्शन को ख़त्म करे और वेंट्रिकुलर स्टार्ट हो। फिर हम आ जाते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, एवी बंडल और बंडल ऑफ हिस। एक स्पेशलाइज फाइबर्स होते हैं एवी नोड से, ठीक है। 8 अपर एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टम पर प्रेजेंट होते हैं। वेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है उसके अपर एंड पर प्रेजेंट होते हैं। डिवाइड्स इनटू द राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, और ये फिर राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है परकंजी फाइबर्स, एवी नोड्स, बंडल ऑफ हिस एंड परकंजी फाइबर। ये तमाम के तमाम इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करते हैं एवी नोड से लेकर एपिक्स ऑफ द मायोकार्डियम, यानी कि एवी नोड, बंडल ऑफ हिस और परकंजी फाइबर मायोकार्डियम का जो एपिक्स होता है वहाँ तक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करते हैं। इसमें जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें तकरीबन 0.3 सेकेंड्स लगते हैं। ये आपको कंप्लीट पिक्चर यहाँ दी गई है। पिक्चर में ज़्यादा देर तक यहाँ पर शो नहीं करवाऊँगी क्योंकि फिर कॉपीराइट का ऑप्शन आ जाता है,
तो इसीलिए बेहतर है कि आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लें। टाइम्स ऑफ सर्कुलेशन, अब टाइप्स क्या होती है सर्कुलेशन की? एक होती है हमारे पास कोरोनरी सर्कुलेशन, फिर होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन, फिर होती है सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड नेक्स्ट होती है पोर्टल सर्कुलेशन। तो कोरोनरी आर्टरीज क्या है? कोरोनरी आर्टरीज आर अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, एक ब्लड वेसल्स का ऐसा नेटवर्क है जो कि हमारी लाइफ के लिए इसेंशियल होता है। ये क्या करता है? हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई करता है, स्पेशली मायोकार्डियम को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है ताकि ये अपना फंक्शन प्रॉपरली कर सके। अब कोरोनरी आर्टरीज का फंक्शन क्या होता है? इसका जो प्राइमरी रोल होता है वो ये होता है कि जो ब्लड जो है ऑक्सीजन और ब्लड डिलीवर करता है हार्ट का, और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जो हार्ट को नीड होती है वो तमाम के तमाम न्यूट्रिएंट्स हार्ट तक पहुंचाता है। क्योंकि हार्ट जो है एक एक्टिव मसल्स का काम करता है, ये कॉन्स्टेंटली खुद से कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, रिलैक्स भी होता है और हमारी बॉडी में पंप करता है ब्लड को। दे ऑल्सो हेल्प इन कैरिंग अवे वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम हार्ट मसल्स। साथ साथ कोरोनरी आर्टरी का फंक्शन ये है कि ये हार्ट मसल से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको दूर लेकर जाती है हार्ट से, मतलब रिमूव करती है। अगर हम एनाटॉमी की बात करें तो कोरोनरी आर्टरी की एनाटॉमी अगर हम देखें, राइट मेन कोरोनरी आर्टरी ये ब्लड सप्लाई करती है राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में और नोड्स जो कि एसए एंड एवी नोड्स होते हैं। ये साथ साथ में इसके पास कुछ ब्रांचेस होती हैं जैसे कि राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और अक्यूट मार्जिनल आर्टरी। तो ये कहाँ कहाँ पे ब्लड सप्लाई करती है? राइट मेन कोरोनरी आर्टरी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में, इंफीरियर पोर्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल में, पोस्टीरियर सेप्टल वॉल में और साइनो एट्रियल एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड्स तक ब्लड सप्लाई करती है राइट मेन कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ये जो आर्टरी की ब्रांचेस है डिवाइड होती हैं दो मेजर ब्रांचेस में। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो कि ब्लड को सप्लाई करती है फ्रंट पंपिंग चैम्बर पर जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। एंटीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई करती है, एंटीरियर वेंट्रिकुलर सेप्टम को ब्लड सप्लाई करती है और जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर का एपेक्स होता है वहाँ पर ब्लड सप्लाई करती है। दूसरी इसकी ब्रांचेस होती है द सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। सर्कमफ्लेक्स आर्टरी क्या करती है? इन सर्कल टू द हार्ट एंड सप्लाई ब्लड टू द आउटसाइड एंड बैक ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट के इर्द गिर्द जितने भी मसल्स होते हैं वहाँ तक ब्लड सप्लाई करती है और लेफ्ट वेंट्रिकल के बैक साइड पर भी ब्लड सप्लाई करती है। लेटरल एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारे पास वही कोरोनरी आर्टरी दी गई है कि राइट मेन कोरोनरी आर्टरी कहाँ कहाँ ब्लड सप्लाई करती है, फिर लेफ़्ट कहाँ कहाँ ब्लड सप्लाई करती है और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी कहाँ ब्लड सप्लाई करती है। ये हमारे पास सेम वही स्लाइड्स यहाँ पर मेंशन है। व्हाट इज़ हार्ट साउंड्स? हार्ट साउंड्स क्या होते हैं? हार्ट साउंड्स आर द नॉइज प्रोड्यूस्ड बाय द हार्ट एज इट बीट्स एंड ब्लड फ्लो थ्रू इट्स चैम्बर। These sounds primarily result from the opening and closing of the heart valves, causing vibrations in the cardiac structures and the surrounding blood. हार्ट साउंड्स क्या होता है? एक नॉइस प्रोड्यूस होता है, हल्का सा शोर होता है जब ये बीट करता है, जब इसके चैम्बर्स के अंदर ब्लड फ्लो होता है। तो ये साउंड जो है आम तौर पर कब आता है? जब हार्ट वेल्व्स की ओपनिंग या फिर क्लोजिंग होती है। इसमें एक वाइब्रेशन होती है कार्डिक स्ट्रक्चर में ब्लड के थ्रू, यानी कि ब्लड जो है वेल्व के अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है वेल्व की, ब्लड सर्कुलेट करता है, मूव करता है, उसका हमें साउंड सुनाई देता है। हार्ट साउंड्स की बात करें तो फर्स्ट हार्ट साउंड जो होता है S1, जिसको हम लब भी कहते हैं, ये हेड होता है, ये सुना जाता है। एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व जब क्लोज होता है तो हमें S1 साउंड मिलता है। मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड आते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स में और ये लाउडेस्ट साउंड होता है। हार्ट का जो एपेक्स होता है वहाँ पर स्टेथोस्कोप रखकर हम साउंड सुनते हैं तो हमें S1 साउंड सुनाई देता है। अगर हम बात करें S2 साउंड, जिसको हम डब कहते हैं, तो ये सेमिल्यूनर वेल्व्स जब क्लोज होते हैं तो यहाँ पर S2 साउंड आता है और ये भी हम हार्ट के बेस पर सुन सकते हैं। S1 एंड S2 ये दोनों हमारे पास नॉर्मल साउंड होते हैं, जबकि S3 एंड S4 थर्ड एंड फोर्थ हार्ट साउंड ये हमारे पास एबनॉर्मल होते हैं। थर्ड हार्ट साउंड में भी हेड अगर वेंट्रिकुलर वॉल जो है कंप्लेंस और उसका स्ट्रक्चर कम हो गया है, नैरो हो गया, तो वो वॉल वाइब्रेट करेगा। ये बच्चों में और यंग चिल्ड्रन में नॉर्मल हो सकता है, लेकिन बड़ों में या बूढ़ों में ये इस कंडीशन में होता है जैसे कि हार्ट फेलियर में या फिर वेल्वुलर रिगर्जिटेशन की वजह से S3 साउंड हमें सुनने को मिलेगा। हार्ट फेलियर क्या होता है, वेल्वुलर रिगर्जिटेशन क्या होती है, इसी PPT में हम आगे देखेंगे।
फोर्थ हार्ट साउंड जो है एट्रियल सिस्टोल में हमें सुनाई देता है जब वेंट्रिकुलर रेजिस्ट करता है कि वहाँ पर फिलिंग प्रॉपरली नहीं होती है। ये एक ऐसी एबनॉर्मल फाइंडिंग है जिसकी वजह से या तो कार्डिक हाइपरट्रॉफी हो सकती है, साइज़ बड़ा हो सकता है हार्ट का, या कोई इंजरी हो सकती है, कोई डिजीज़ हो सकती है वेंट्रिकुलर वॉल में, तो आपको ये साउंड सुनाई देगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है? स्टिमुलेशन करवाता है सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स की, जहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है नोरेपिनेफ्रिन। नोरेपिनेफ्रिन क्या करता है? हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है, बढ़ा देता है, और साथ साथ में जो कंडक्शन सिस्टम होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करता है, एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करता है। मतलब कि जो हार्ट मसल्स होते हैं वो बार बार फोर्सफुली के साथ स्क्वीज़ होते हैं। और यहाँ पर साथ साथ क्या होता है? पेरिफेरल वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं पेरिफेरी के अंदर वो नैरो हो जाती हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। स्टिमुलेशन अकर्स व्हेन अ डिक्रीज इन प्रेशर इज डिटेक्टेड, और इसमें स्टिमुलेशन कब होती है? जब इसका प्रेशर कम होता है। स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर, पैरासिम्पैथेटिक की अगर बात करें तो यहाँ से एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है एसिटाइलकोलिन, जो कि हार्ट रेट को कम करता है, एट्रियल वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड कंडक्टिविटी को कम करता है। इसकी स्टिमुलेशन कब होती है? जब यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाता है। ये एक दूसरे के वाइस वर्सा काम करते हैं। फिर हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को देखते हैं। आफ्टर लोड, आफ्टर लोड क्या होता है? द फोर्स अगेंस्ट विच द हार्ट हैज़ टू पम्प, वो फोर्स जिससे हार्ट जो है वो पंप करता है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस होती है, ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा से इजेक्ट आउट होता है, उसको हम आफ्टर लोड कहते हैं। आर्टियल प्रेशर क्या होता है? वो प्रेशर ब्लड का जो कि आर्टियल वॉल के अगेंस्ट होता है। ये प्रेशर मेजर किया जा सकता है स्फेग्नोमेनोमीटर से, या फिर हम इसको आर्टियल कैथीटर जो होता है उससे भी मेजरमेंट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं बेरो रिसेप्टर। तो बेरो रिसेप्टर एक स्पेशलाइज्ड नर्व एंडिंग्स होते हैं जिसको हम प्रेसो रिसेप्टर्स भी कहते हैं, जो कि आपके आयोटिक आर्च और कैरोटिक साइनसिस में लोकेटेड होते हैं। ये जब अफेक्टेड होते हैं जब एट्रियल ब्लड प्रेशर में चेंज आता है। ठीक है, जब ब्लड प्रेशर में चेंज आता है, आर्टियल ब्लड प्रेशर जो है वो स्टिमुलेट करता है बेजो रिसेप्टर्स को, हार्ट रेट को और एट्रियल ब्लड प्रेशर को। कार्डिक आउटपुट की बात करें तो कार्डिक आउटपुट क्या है? जितना भी टोटल वॉल्यूम ब्लड का पम्प्ड होता है 1 मिनट में हार्ट से, ठीक है, वो तमाम का तमाम वॉल्यूम जो है कार्डिक आउटपुट कहलाता है। और नॉर्मल कितना होता है? 4 to 7 लीटर पर मिनट। कंडक्टिविटी की बात करें तो हार्ट के अंदर या हार्ट मसल्स के अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को प्रोपेगेट करते हैं, मतलब सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, मतलब एसए नोड से एवी नोड तक पहुंचाना, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस तक, बंडल ऑफ हिस से परकंजी फाइबर्स तक अपनी अपनी मिकदार में पहुंचाते हैं। मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या होता है? अप्रोक्सीमेशन होती है एवरेज प्रेशर कितना होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, एक कार्डिक साइकिल के अंदर कितना एमएपी पाया जाता है। ये एक हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग होती है, मतलब कि मीन आर्टेरियल प्रेशर जो है वो लाजमी है 6 to 7 मिलीमीटर ऑफ हाइड्रोग्राम होना चाहिए ताकि ऑर्गन परफ्यूजन एडिक्वेट प्रॉपरली हो सके। पल्स प्रेशर क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक के दरमियान का जो प्रेशर होता है उसको हम पल्स प्रेशर कहते हैं, और ये नॉर्मली 30 to 40 मिलीमीटर ऑफ हाइड्रोग्राम होता है। फिर हम बात करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? वो अमाउंट ब्लड का जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से इजेक्ट होता है हर एक कॉन्ट्रैक्शन में। तो नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम 70 to 130 ml पर हार्ट बीट में कॉन्ट्रैक्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। पोस्टरल ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, 10 to 15 मिलीमीटर ऑफ हाइड्रोग्राम हो जाता है सिस्टोलिक, और 10 mmHg डायस्टोलिक भी कम हो जाता है, यानी कि हार्ट रेट के अंदर भी 10 to 20% कमी आ जाती है। क्यों होती है? क्योंकि पोस्टरल हाइपरटेंशन कब होती है? जब क्लाइंट्स का ब्लड प्रेशर मेंटेन ना हो प्रॉपरली तौर पे। अगर वो लेटा हुआ है तो उसका ब्लड प्रेशर चेंज आएगा, अगर वो खड़ा हुआ है तो उसका ब्लड प्रेशर चेंज आएगा, अगर वो बैठा हुआ है तो भी उसका ब्लड प्रेशर चेंज आएगा। इसको हम कहते हैं पोस्चरल ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। प्रीलोड क्या होता है? ब्लड का वो वॉल्यूम कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल स्ट्रेच हो जाता है डायस्टोल में, मतलब कि वो रिलैक्स हो गया, वहाँ पर ब्लड मौजूद नहीं है। तो प्रीलोड डिटरमाइन करता है कि जितना भी टोटल ब्लड वॉल्यूम सर्कुलेट होता है
जिससे वीनस प्रेशर दोबारा हार्ट की तरफ आता है। मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकल से इजेक्ट हो गया, अब दोबारा हार्ट में ब्लड कहाँ से आएगा? सुपीरियर, इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा से आता है राइट एट्रियम में। तो वो जो टोटल सर्कुलेटिंग ब्लड का अमाउंट होता है उसको हम प्रीलोड कहते हैं। कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं कार्डिक मेकर स्टडीज़ में हम टेस्ट करवाते हैं। कार्डिक मेकर एंजाइम्स एंड प्रोटीन आफ्टर इन्फाक्शन के बाद या फिर कार्डिक टिश्यू डैमेज हो जाए तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में एंजाइम रिलीज होता है ब्लड के अंदर, जिसको हम कहते हैं क्रेटीन काइनेस, इस्कीमिक मॉडिफाइड एल्ब्यूमिन, मायोग्लोबिन, ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन टी। क्रेटीन काइनेस हार्ट मसल्स, स्केलेटल मसल्स एंड ब्रेन टिश्यू, इन तमाम के अंदर क्रेटीन काइनेस मौजूद होता है। अब CKBB ये हम ब्रेन और नर्व टिश्यू के अंदर पाया जाता है एक एंजाइम। CKMM स्केलेटल मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। CKMB हार्ट मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। CKMB का जो लेवल होता है 4 से 8 घंटे के अंदर बढ़ जाता है अगर अक्यूट MI यानी कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ है पेशेंट को, और ये 12 से 24 घंटे के अंदर बहुत ज़्यादा पीक पे चला जाता है। 96 आवर्स में एलिवेट हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पीक पे चला जाता है। इस्कीमिया मॉडिफाइड एल्ब्यूमिन, अब ये क्या चीज़ है? एक ऐसी फॉर्म होती है ह्यूमन सीरम की, सीरम एल्ब्यूमिन की, कि जिसमें जो है स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं, या तो वहाँ पर इस्कीमिया होता है उसकी वजह से, जो कि रिस्ट्रिक्शन करवाते हैं कि यहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है टिश्यू के अंदर, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो रही है, साथ साथ में ग्लूकोज की भी शॉर्टेज हो रही है। तो ऑनसेट ऑफ इस्कीमिया में क्या होता है? IMA इस्कीमिया मॉडिफाइड एल्ब्यूमिन डिटेक्ट होता है ब्लड के अंदर। IMA अकर्स किया जाता है सिग्निफिकेंटली तौर पर कि ये ट्रोपोनिन और CK भी इसके साथ साथ इंक्रीज़ होता है। IMA का लेवल जो है वो राइज नहीं होता अगर टिश्यू के अंदर नेक्रोसिस वगैरह हो जाते हैं, तो ये रैपिड होता है। मतलब कि ये बढ़ता कब है? जब IMA का लेवल कब बढ़ता है? जब हमें या पेशेंट को फील हो कि उसको मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो चुका है, तब IMA का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। लेवल रिटर्न नॉर्मल कंडीशन में कब आएगा? 6 घंटे के बाद। अगर इस्कीमिया हो जाता है पेशेंट को तो 6 घंटे के बाद, मतलब इस्कीमिया के 6 घंटे के बाद पेशेंट को ये जो IMA की नॉर्मल वैल्यू है अपनी नॉर्मल में आ सकती है। फिर हम देखते हैं मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन एक ऑक्सीजन बिल्डिंग प्रोटीन होती है जो कि मायोकार्डियम और स्केलेटल मसल्स दोनों में प्रेजेंट होती है। इसकी जो लेवल 30 मिनट्स के अंदर बढ़ जाती है या फिर 4 घंटे में, और ये पीक पे कब जाता है? 6 से 10 घंटे में, और ये रिटर्न कब होता है? 24 घंटे में अपनी बेस लाइन पर वापस आ जाता है। ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन एक प्रोटीन है जो कि स्केलेटल और कार्डिक मसल्स में होती है। ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी जो है 2 आइसोटाइप्स होते हैं ट्रोपोनिन की, जो कि मायोकार्डियम में प्रेजेंट होते हैं। ट्रोपोनिन टी जो है स्केलेटल मसल्स में भी होता है। ट्रोपोनिन आई एग्जिस्ट करता है मायोकार्डियम में होता है। ट्रोपोनिन का लेवल जो है वो 3 से 6 घंटे के अंदर बढ़ जाता है अगर मायोकार्डियल मसल्स डैमेज हुए हैं तो, और ये पीक पे कब जाता है? 12 घंटे में, और ये अपनी बेस लाइन में रिटर्न कब होता है? 3 से 10 दिन के अंदर। ट्रोपोनिन टी जो है वो 12 से 48 घंटे में पीक पे चला जाता है, और ये 7 से 10 दिन के अंदर अपनी बेस लाइन में वापस आता है। कार्डिक कैथेटराइजेशन एक इन्वेसिव प्रोसीजर होता है जिसमें हम ब्लड वेसल्स को विजुअलाइज देखते हैं, असिस्ट करते हैं या उसके चैम्बर्स को देखते हैं। उस प्रोसीजर को हम कहते हैं कार्डिक कैथेटराइजेशन। प्रोसीजर क्या है? एक कैथीटर होता है, थ्रेडेड कैथीटर, जो कि ब्लड वेसल्स के थ्रू हार्ट में इंटर किया जाता है। कंट्रास्ट डाई होती है जिसको इमेजिंग के थ्रू बॉडी में इंटर किया जाता है। पर्पस यानी कि किस मकसद के लिए करवाते हैं? डायग्नोस्टिक इवेलुएट कर सके कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को, कोई वेल्व डिसऑर्डर तो नहीं है या फिर कंजेनाइटल हार्ट इशू तो नहीं है। इंटरवेंशनल में क्या होगा? एंजियोप्लास्टी के लिए या स्टेंट प्लेसमेंट के लिए या फिर वेल्व रिपेयर के लिए। अब एंजियोप्लास्टी क्या होती है? एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें अगर कोई भी ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो गई है तो उसमें एक बलून जो है वो इन्फ्लेट किया जाता है, उसको पुश किया जाता है बैक साइड पर, और उस स्टेंट को होल्ड कर दिया जाता है ताकि वो बलून डिफ्लेट हो और आर्टरी ओपन हो जाए। इसी तरीके से स्टेंट प्लेसमेंट क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक स्मॉल या फिर एक ऐसी मैश ट्यूब होती है जिसको इंसर्ट किया जाता है, जो कि आर्टरी को ओपन कर देती है और उसको दोबारा क्लोज होने से बचाती है। और वेल्व रिपेयर में हम क्या देखते हैं कि वेल्व रिपेयर या फिर रिप्लेसमेंट एक ऐसा सर्जिकल प्रोसेस होता है जो कि
हार्ट वेल्व अगर डैमेज हो जाए तो उसको फिक्स करता है या रिप्लेस करता है। आमतौर पर यह ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। फिर हम देखते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी और ईकेजी। इसकी डेफिनेशन क्या है कि एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है हार्ट की उसको रिकॉर्ड करते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर। इसका मकसद क्या होता है? हार्ट रेट को देखना, हार्ट रिदम को देखना, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को चेक करना। इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, असिस्ट करते हैं डायग्नोसिंग कार्डिक कंडीशन को चेक आउट करते हैं। प्रोसीजर क्या होगा? इलेक्ट्रोड्स जो है वो स्किन पर प्लेस किए जाते हैं, एक ख़ास इनकी लोकेशन होती है, वहाँ पर इलेक्ट्रोड्स को लगाया जाता है। फिर उन इलेक्ट्रोड्स के थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को रिकॉर्ड किया जाता है एक वेव फॉर्म में। जब हम वो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं फिर हम ईसीजी करते हैं पेशेंट की। कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं ईसीजी के? पी वेव यानी कि रिप्रेजेंट करता है कि एट्रियल डीपोलराइजेशन हुई है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इंडिकेट करता है कि यहाँ पर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हुई है। और टी वेव ये रिप्रेजेंट्स करता है कि यहाँ पर वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन हुई है। डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एनेरिज्म। एनेरिज्म क्या है? An aneurysm occurs when an artery wall weakens and causes an abnormally large bulge. Aneurysm क्या होता है कि जब भी आर्टरी वॉल वीक हो जाए या उसके अंदर एबनॉर्मली बल्ज आउट हो जाए, तो ये बल्ज आउट जो है वो रप्चर भी हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसी के साथ साथ एनेरिज्म बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन कहाँ कहाँ होता है इसको आप बाल से याद कर सकते हैं। BALS, B फॉर ब्रेन, A फॉर आयोटा, L फॉर लेग्स, S फॉर स्प्लीन। बाल से इसको याद कर सकते हैं कि यहाँ पर कॉमन हो सकता है। एनेरिज्म का कॉज क्या है कि ये कॉमनली रिजल्ट होता है एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, या तो प्लेक फॉर्मेशन आर्टरी के अंदर हो जाए जिसकी वजह से डिजेनरेटिव चेंजेस आती हैं आर्ट्रियल वॉल के अंदर, जिसकी वजह से जो आर्टरी की इलास्टिसिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, वीकन हो जाती है और इवेंचुअली आमतौर पर आयोटिक डायलेशन भी हो जाती है। मुख्तलिफ इसकी कॉजेज़ और भी हैं। फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है जिसको हम माइकोटिक एनेरिज्म ऑफ आयोटिक आर्च कहते हैं। फंगल इन्फेक्शन जो है वो आर्टरी के वॉल में हो जाता है, तो ये क्या करता है उसके स्ट्रक्चर को वीक कर देता है, उसकी इंटीग्रिटी को वीक कर देता है वेसल्स की, और ये डायरेक्टली आर्टरी पर अटैक करता है। कंजेनाइटल डिसऑर्डर क्या होगा? जैसे कि कोएरेक्शन हो जाना आयोटा की, कोई बर्थ डिफेक्ट हो सकता है, ट्रामा हो सकता है, सिफिलिस हो सकता है। सिफिलिस में क्या है? एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है। बैक्टीरियम किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? ट्रेपोनियम पैलिडम। ट्रेपोनियम पैलिडम की वजह से सिफिलिस हो सकता है जिसमें एनेरिज्म होता है, और ये आपके ब्लड वेसल्स को इफ़ेक्ट करेगा इनडायरेक्टली। जो कि ब्लड सप्लाई करती है उसी ब्लड वेसल्स को इफ़ेक्ट करता है, आर्टरी को नैरो कर देता है और ये ब्लड सप्लाई को रोक देता है। या फिर हाइपरटेंशन की वजह से भी एनेरिज्म हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी में डिजेनरेटिव चेंज आता है मसल लेयर के अंदर, टूनिका मीडिया, फोकल वीकनेस हो जाती है। इनर लेयर के अंदर टूनिका इंटीमा एंड आउटर लेयर टूनिका एडवेंटिशिया, और ये स्ट्रेच आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ इनमें खिंचाव पैदा होता है। टूनिका मीडिया, टूनिका इंटीमा एंड टूनिका एडवेंटिशिया ये तीनों आर्टियल वॉल की लेयर्स होती हैं। इसके नतीजे में आउटवर्ड बल्ज हो जाता है जिसको हम एनेरिज्म कहते हैं। ब्लड प्रेशर जो होता है आयोटा में प्रोग्रेसिवली वीक होता है, ब्लड वेसल्स को वीक कर देता है और यहाँ पर एनेरिज्म मज़ीद इनलार्ज होता चला जाता है। साइन एंड सिम्टम क्या मिलेंगे यहाँ पर? एसिम्टोमेटिक होगा। सबसे पहले तो पल्सेटिंग मास मिलता है आपको पेरी अम्बलाइकर एरिया में। पॉसिबल है कि यहाँ पर सिस्टोलिक ब्रूड्स भी आपको सुनाई दें। साउंड है ऑस्कल्टेशन जब आप करेंगे, और ये ऑस्कल्टेशन का असेसमेंट का कंप्लीट प्रोसीजर हम हेल्थ असेसमेंट में देखेंगे। पॉसिबल टेंडरनेस होती है, यहाँ पर डीप पल्पेशन होती है। लंबर पेन होगा जो कि रेडिएट करेगा आपके फ्लैंक एरिया तक और ग्रोइन एरियाज तक। इमिटेंट रप्चर यानी कि ये रप्चर भी हो सकता है। सेकेंडरी इसका कोज क्या है? अगर एनेरिज्म रप्चर हो जाए तो सीवियर टेयरिंग एब्डोमिनल एंड बैक पेन होता है, वीकनेस होगी, स्वेटिंग होगी, टेकिकार्डिया होगा, हाइपोटेंशन या फिर सर्कुलेटरी कोलैप्स भी हो सकता है। इसके लिए हम कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं? सिटी स्कैन, एंजियोग्राफी, आर्टियोग्राफी, अल्ट्रासाउंड। एंजियोग्राफी क्या है? एक ऐसा मेडिकल टेक्निक प्रोसीजर होता है जिसमें हम जो ल्यूमेन होता है वेंस का, आर्टरीज़ का, वेसल्स का, उसको विजुअलाइज करते हैं, उसमें देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
वो प्रॉब्लम जो कि ब्लड वेसल्स को अफेक्ट कर रही है, मुख्तलिफ बॉडी पार्ट से हम इसको चेकआउट करते हैं। फिर अगर हम बात करें आर्ट्रियोग्राफी की, तो ये एक स्पेसिफिक रेडियोग्राफिक विजुअलाइजेशन प्रोसीजर होता है, जो कि एक इंजेक्शन आता है जो कि आर्टरीज़ में इंसर्ट कर दिया जाता है, कंट्रास्ट कर दिया जाता है। सिंपल टर्म में अगर देखें तो आर्टरीज़ का एक्सरे किया जाता है, जो कि विजिबल आर्टरीज़ होती हैं, ताकि जो स्पेशल डाइज है उसको इंजेक्ट किया जाता है, ताकि आर्टरी के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो हमें पता चल जाए। इंटरवेंशंस क्या होगा कि बी अलर्ट फॉर साइन ऑफ रप्चर। आपने अलर्ट रहना है कि ये किसी भी वक्त रप्चर हो सकती है, रप्चर के साइन एंड सिम्टम देखने हैं। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है। क्लोजली वॉच करने के वहाँ पर कौन से साइन है, अक्यूट ब्लड लॉस हो रहा है, हाइपोटेंशन है, पल्स बढ़ रही है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है, कूल एंड क्लामी स्किन है, रेस्टलेसनेस है, या फिर सेंसोरियम कम हो रहा है। अगर रप्चर है तो पेशेंट की फौरी तौर पे हमें सर्जरी करनी होती है। फिर हम पेशेंट को इवेलुएट करेंगे, देखेंगे कि पेशेंट फ्री फ्रॉम पेन है, उसको पेन नहीं हो रहा, अगर एडिक्वेट उसकी परफ्यूजन भी सही है, स्किन भी सही है, ड्राई स्किन है, वार्म है, एडिक्वेट पल्स प्रेशर है, तो यहाँ पर एब्सेंस ऑफ फटीग है कि उसको फटीग है या नहीं है, तो यहाँ पर ड्राई स्किन या फिर ब्लड प्रेशर भी कम होगा। टेल द पेशेंट नॉट टू पुश पुल और लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स। पेशेंट से कहना है कि कोई भी भारी वजन ना उठाए जिससे खिंचाव पैदा हो। अनटिल मेडिकली क्लियर्ड बाय द सर्जन, जब तक आपको सर्जन या डॉक्टर परमिशन ना दें। फिर हम देखते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ क्या होता है? टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होता है? टोटल कोलेस्ट्रॉल का एक रूल है, रूल ऑफ 50s, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन 50 md पर ड्यूल होता है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन ये हमारे लिए गुड होता है। LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ये हमारे लिए बैड होता है, 100 से कम होना चाहिए। ट्राइग्लाइसराइड्स 150 मिलीग्राम पर ड्यूल। और टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होता है? 200 मिलीग्राम पर ड्यूल। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? कि थिकनिंग और हार्डनिंग हो जाना वेसल्स के अंदर, वॉल के अंदर, जो कि सॉफ्ट डिपॉजिट्स होता है इंट्रा आर्ट्रियल फैट फिब्रिन दैट हार्डन्स ओवर टाइम। यानी कि किसी भी आर्टरी के अंदर अगर प्लेक फॉर्मेशन हो जाती है तो वहाँ पे रुकावट बन जाएगी, उसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इसका ओवरव्यू क्या होगा कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो सकती है प्लेक फॉर्मेशन की कोरोनरी आर्टरी के अंदर, जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन हो सकती है कि ब्लड फ्लो प्रॉपरली हार्ट से नहीं हो सकता। फैटी प्लेक्स अगर होंगे तो उसमें एक कंडीशन होती है एथेरोस्क्लेरोसिस, जो कि फैटी प्लेक्स आर्टरी वॉल के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं, किसी भी वक्त हो सकती है। एथेरोस्क्लेरोसिस लीड करती है कि हाइपरटेंशन भी हो सकता है पेशेंट को, चेस्ट पेन भी हो सकता है और हार्ट फेलियर भी हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे? अनकंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर ये होंगे सेक्स, हेरिडिटरी, रेस एंड एज। अगर इसको भी कंट्रोल ना किया जाए कि अगर जेनेटिकल प्रॉब्लम है तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि जीन्स में चलता हुआ आ रहा है, म्यूटेशंस चलती हुई आ रही हैं। रेस, नस्ल दर नस्ल वही काम चलता हुआ आ रहा है, वही प्रॉब्लम आ रही है। या फिर एज के हिसाब से भी, एज को भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है जिसकी उम्र बढ़नी है उसकी बढ़नी है, आप उसको छोटा तो नहीं कर सकते। कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर कौन से होंगे? हाई ब्लड प्रेशर जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, फिजिकल एक्टिविटी, ओबेसिटी, डायबिटीज़, स्ट्रेस एंड एंगर। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के? अंजाइना एक क्लासिक सिम्टम है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का। इसमें अक्सर तौर पर बर्निंग, स्क्वीजिंग और क्रिशिंग टाइटनेस होती है सब स्टर्नल और प्रीकॉर्डियल चेस्ट पे। ये रेडिएट होता है लेफ्ट आर्म पर, नेक पर, जॉ पर और शोल्डर ब्लेड पर। वुमेंस में क्या होता है कि एक्सपीरियंस करते हैं वुमेंस में एटिपिकल चेस्ट पेन होता है। अदर साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के? नोजिया, वॉमिटिंग, वीकनेस एंड डायफ्रोसिस यानी कि स्वेटिंग का ज़्यादा होना। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का ट्रीटमेंट क्या होगा? स्टार्ट करेंगे लीस्ट इन्वेसिव प्रोग्रेस से मोस्ट इन्वेसिव की तरफ, यानी कि कम से कम सुचर से स्टार्ट करेंगे ताकि कोई इन्वेसिव प्रोसीजर ना हो। पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि सोडियम से अवॉइड करें, रेड मीट, ऑयल, फ्राइड फूड से अवॉइड करें। स्टैटिन्स एक क्लास है ड्रग्स की। स्टैटिन ये क्या करती है? कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। नाइट्रेट्स एक ऐसी ड्रग की क्लास है जो कि आमतौर पर एंजाइना को ट्रीट करने के लिए दी जाती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे, स्टेंट रिप्लेसमेंट करेंगे, या फिर कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं जिसको हम कैबेज भी कहते हैं।
ये एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को ट्रीट करते हैं। सर्जन जो है इसके अंदर हेल्दी ब्लड वेसल्स को लेता है बॉडी के किसी भी पार्ट से, उसको हम ग्राफ्ट कहते हैं, और वो जो अफेक्टेड होती हैं उसको वहाँ पर ज्वाइन कर देता है। अब अंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है? लैटिन वर्ड है अंजाइना पेक्टोरिस, मतलब कि चेस्ट का स्क्वीज़ होना। अंजाइना एक चेस्ट पेन है, इसमें पेशेंट डिस्कम्फर्ट हो जाता है क्योंकि ब्लड सप्लाई जो होता है हार्ट तक वो प्रॉपरली नहीं होता। इट में फील लाइक प्रेशर और स्क्वीजिंग इन योर चेस्ट। इसमें ऐसा होता है कि जैसे आपके चेस्ट में हार्ट में प्रेशर पड़ रहा हो या स्क्वीज़ हो रहा हो। इसमें पेशेंट डिस्कम्फर्ट होता है, आपके शोल्डर्स में, आर्म्स में, नेक और जॉ में भी पेन शुरू होता है। फैक्टर इसके क्या क्या होंगे? यूजुअली ये आर्थरोस्क्लेरोसिस डिजीज़ की वजह से होता है, फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से, किसी ठंड जगह पर चले जाना, हैवी मील का खाना, या कोई ऐसा स्ट्रेस या कोई ऐसा इमोशन प्रोवोकिंग सिचुएशन, कोई ऐसी इमोशनल सिचुएशन हो गई जिसमें एड्रेनलिन जो है वो रिलीज़ हो रहा है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है, जो कि आपके हार्ट रेट को भी एक्सेलरेट कर रहा है और मायोकार्डियल वर्कलोड भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो टाइप्स ऑफ अंजाइना की अगर हम बात करें, स्टेबल अंजाइना यानी कि ये प्रेडिक्टेबल और कंसिस्टेंट पेन होता है, इसमें कोई एक्सर्शन नहीं होती है और ये रेस्ट करने से ख़त्म हो जाता है। अनस्टेबल अंजाइना, जिसको हम प्री इन्फार्क्शन अंजाइना और क्रिसेंटो अंजाइना भी कहते हैं, इसमें सिम्टम्स जो है मोर फ्रीक्वेंटली बार बार होते हैं, लॉन्ग लास्टर देन स्टेबल अंजाइना। स्टेबल अंजाइना के बाद और ये थ्रेशोल्ड, इसमें पेन जो है वो थ्रेशोल्ड तक चला जाता है, लोअर होता है, पेन जो है वो एट रेस्ट कंडीशन में भी होता है। फिर हम बात करते हैं माइक्रोवेस्क्यूलर। तो माइक्रोवेस्क्यूलर, इसको हम माइक्रोवेस्क्यूलर अंजाइना भी कहते हैं। कैसा चेस्ट पेन है, पेशेंट को नॉर्मल जो है कोरोनरी आर्टरीज में इम्पेयर्ड वेजोडायलेटर रिवर्स हो जाती हैं। ये एक ऐसा चेस्ट पेन होता है जिसमें जो प्रॉब्लम होती है वो स्मॉल ब्लड वेसल्स के साथ होती है, वो ब्लड वेसल्स जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही हैं। फिर हम बात करते हैं वेरिएंट एंजाइना, जिसको प्रिज्मेटल्स अंजाइना भी कहते हैं। ये रेस्ट पोजीशन पे होती है, इसमें रिवर्सिबल एसटी सेगमेंट रिवर्स हो जाता है, एलिवेट हो जाता है, और यहाँ पर कोरोनरी आर्टरी वेजोस्पाज्म भी हो सकता है। और वेरिएंट एंजाइना एक कॉमन टाइप है एंजाइना की, जिसमें सडन स्पाज्म होता है कोरोनरी आर्टरी का, और ये स्पाज्म जो है टेम्परेरी तौर पर आर्टरी को नैरो कर देता है और इसमें एसटी सेगमेंट एलिवेट हो जाता है क्योंकि चेस्ट पेन हो रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है साइलेंट इस्कीमिया। साइलेंट इस्कीमिया में क्या होता है? एक ऐसा ऑब्जेक्टिव एविडेंस होता है जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक यानी कि स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस टेस्ट में चेंज आना, पेशेंट रिपोर्ट नो सिम्टम, पेशेंट कोई सिम्टम्स नहीं बता रहा, कोई साइन नज़र नहीं आ रहे, लेकिन उसकी रिपोर्ट्स के अंदर प्रॉब्लम है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा? फीलिंग ऑफ इंडाइजेशन, हैवीनेस, सेंसेशन इन द अपर चेस्ट दैट रेंजेस फ्रॉम डिस्कम्फर्ट टू एगोनाइजिंग पेन। इसमें हैवी सेंसेशन होती है अपर चेस्ट में, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट कर देती है, पेन होता है, सीवियर एप्रीहेंशन होती है यानी कि फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डेथ, मतलब कि स्ट्रांगली सजेस्ट पेन, पैनिक अटैक होता है। पैनिक अटैक सडनली अचानक होता है क्योंकि यहाँ पर इंटेंस फेयर होता है जो कि सीवियर फिजिकल रिएक्शन को ट्रिगर्स कर रहा होता है। यह आमतौर पर फ्राइटनिंग को भी अटैक कर रहा होता है, साथ साथ में इसमें अपना पेशेंट का कंट्रोल कोई नहीं होता। और इम्पेंडिंग डेथ का मतलब ये होता है कि लीडिंग करते हैं समटाइम इसमें पेशेंट का बिलीव होता है कि अब उसकी डेथ होने वाली है। पेन जो है वो बहुत ज़्यादा डीप होता है चेस्ट पे, बिहाइंड द अपर और मिडिल थर्ड ऑफ द स्टर्नम पे होता है, जिसको हम रेट्रो स्टर्नल एरिया भी कहते हैं। पेन रेडिएट होता है नेक तक, जॉ तक, शोल्डर तक, इनर एस्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म्स, और ये लेफ्ट आर्म तक भी जा सकता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट इसमें क्या होगा? ब्लड टेस्ट करवाते हैं, लिपोप्रोटीन प्रोफाइल टेस्ट, टोटल कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, एलडीएल, एचडीएल टेस्ट, ट्राइग्लाइसराइड टेस्ट। ईकेजी में हम असिस करेंगे कि यहाँ पर कोई चेंजेस तो नहीं है, एसटी सेगमेंट देखेंगे, टी वेव्स देखेंगे जो कि हमें हार्ट अटैक बताती है, इसका प्रोग्रेस क्या है, प्रीवियस हार्ट अटैक तो नहीं हुआ या कोई कंप्रोमाइज ब्लड फ्लो तो नहीं हो रहा, तो ये नॉर्मल है। एसिड डिप्रेशन यानी कि अगर इस तरह होगा तो ये इस्कीमिया है, अगर एलिवेट होगा तो कोई इंजरी हुई है। सेगमेंट डिप्रेशन होगा तो वो डिमॉन्स्ट्रेट करेगा कि इस्कीमिया यानी कि ये रिवर्सिबल हो सकता है। और एसटी सेगमेंट एलिवेशन मतलब यहाँ पर इन्फेक्शन, कोई ना कोई हार्ट मसल्स के साथ इंजरी हुई है। कार्डिक कैथेटराइजेशन एक स्पेशल किस्म का कैथेटर होता है जो कि फीमोरल या फिर रेडियल आर्टरी में इंसर्ट किया जाता है, जिससे हम असिस करते हैं कि यहाँ पर कोई ब्लॉकेज तो नहीं है आर्टरी में। एक डाई इंजेक्ट की जाती है कोरोनरी आर्टरी में ताकि जो ब्लॉकेज होती है उसको हम देख सकें। कार्डिक एंजियोग्राफिक के थ्रू मॉडरेट सिडेशन होती है और पेशेंट जो है वो खुद से सांस लेना भी इसमें शुरू करता है।
कार्डिक डॉक्टर जो है एक डिसीजन बनाते हैं कि जो भी आर्टरी को नीड होती है, जैसे कि पीसीआई, इसको हम एंजियोप्लास्टी भी कहते हैं, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन भी कहते हैं। एक बलून एंजियोप्लास्टी होती है, मतलब कि बलून को इन्फ्लेट किया जाता है जो ब्लॉक आर्टरी होती है वहाँ पर, और प्लेग को कंप्रेस किया जाता है उस आर्टरी वॉल के अगेंस्ट। एक स्टेंट लगाया जाता है ताकि ब्लड फ्लो जो है वो दोबारा आर्टरी के ज़रिए बैक फ्लो हो सके। फिर आर्थ्रोएक्टोमी यानी कि रिमूवल कर देते हैं, जो भी प्लेक वगैरह जमा होता है आर्टरी में उसको रिमूव कर देते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या होंगी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए? पेशेंट को हम एजुकेट करेंगे, उसका ट्रीटमेंट बताएंगे, प्रिवेंटिव मेजर्स बताएंगे, मेडिकेशन और मैनेजमेंट के बारे में गाइड करेंगे। पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि कौन सा सिग्निफिकेंस या कॉम्प्लिकेशंस हैं सीएडी की, या मॉडिफाई लाइफस्टाइल, अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। हाउ टू मैनेज विद डाइट, डाइट को किस तरह मैनेज करें, लो फैट ले, लो कैलोरीज ले, कोई एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाए। स्मोकिंग अगर करता है तो उसको रोक दे और क्यों रोकना ज़रूरी है वो आपने उसको बताना है। वेट लॉस करें, अपना हार्ट रेट को मॉनिटर करें, साथ साथ में साइन एंड सिम्टम को देखें। जब हेल्प की नीड हो तो डॉक्टर से कांटेक्ट करें। पेशेंट को साथ साथ एजुकेट करना है कि कोई भी प्रोसीजर हो, जैसे कि ईकेजी, स्ट्रेस टेस्ट, हार्ट कैथीटर, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड टेस्ट, तो उसके बारे में गाइड करना है। मेडिकेशन फॉर सीएडी क्या है? एंटी प्लेटलेट मेडिकेशन होती हैं, ये क्लॉट फॉर्मिंग से बचाती हैं ताकि यहाँ पर जो इस्कीमिया के चांसेस हैं वो कम से कम हो। तो एस्पिरिन देंगे और जीआई ब्लीडिंग देखेंगे कि इससे जीआई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। प्लेविक्स देंगे उन पेशेंट्स के लिए जो कि एस्पिरिन को टॉलरेट नहीं कर सकते, जिनमें स्टेंट लग चुका होता है, तो उसको हम प्लेविक्स भी दे सकते हैं। नाइट्रेट्स, नाइट्रोग्लिसरीन, ये क्या करता है? ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है वो हार्ट मसल्स तक पहुंच चुके हैं। तो एजुकेट करेंगे पेशेंट को किस तरीके से लेना है। सब लिंगुअली लेना है, यानी कि ज़बान के नीचे रख के लेना है। राइट व्हेन लीविंग चेस्ट पेन, जब चेस्ट पेन हो तो जब ले ले पेशेंट, एक टेबलेट लेनी है, एक स्प्रे करना है टंग में। अगर 5 मिनट के अंदर रिलीफ नहीं होता तो वो दूसरी डोज ले सकता है, और अगर फिर भी रिलीफ नहीं होता तो वो थर्ड डोज भी ले सकता है। लेकिन याद रहे, थर्ड डोज से ज़्यादा पेशेंट ये नाइट्रेट्स नहीं ले सकता। कोलेस्ट्रॉल लवरिंग मेडिकेशन कौन सी होती है? स्टेटिन्स, लिपिटर, क्रिस्टर, जोकोर। इसका मतलब ये होता है कि ये एलडीएल जो है वो 100 मिलीग्राम से कम होता है, तो ये हेल्प करता है कि कम से कम एलडीएल हो। टोटल कोलेस्ट्रॉल देखते हैं इसमें हम ट्राइग्लाइसराइड को कम करते हैं, और एचडीएल जो कि हमारे लिए गुड है उसको हम बढ़ाते हैं। बीटा ब्लॉकर्स, यानी कि ये लोल पर एंड हो रहा है, प्रोपेनोलोल एंड मेटोप्रोलोल, ये क्या करता है? हार्ट रेट को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, हार्ट पे से वर्कलोड कम करता है, जो कि चेस्ट पेन की एपिसोड्स होती हैं उसको भी कम करता है ताकि बार बार चेस्ट पेन ना हो। एसीई इनिबिटर्स, जिसके लास्ट में प्रिल आता है, जैसे कि लेंसोप्रिल, ये क्या करता है? जो भी एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2 की कन्वर्जन होती है, वेसोडाइलेशन होती है, ब्लड प्रेशर को कम करके वर्कलोड कम कर देता है। अब रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम क्या होता है? एक क्रूशियल हार्मोन होता है आपकी बॉडी के अंदर जो कि वाइटल रोल प्ले करता है कि ब्लड प्रेशर को किस तरह रेगुलेट करते हैं, फ्लूइड बैलेंस किस तरह करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस किस तरह करते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है कि जब भी ब्लड में या ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम में कमी आती है तो किडनी जो है वो एक एंजाइम रिलीज़ करती है जिसको हम रेनिन कहते हैं। रेनिन जो है वो इनिशिएट होती है, कैस्केड बनाती है रिएक्शन के साथ, ताकि अल्टीमेटली जो है यहाँ पर एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2 की प्रोडक्शन और एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन हो सके। एंजियोटेंसिन 1 क्या करता है? प्राइमरी इसका फंक्शन ये है कि ये इनएक्टिव होता है प्रीकर्सर टू एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 1 जो है खुद से मिनिमल डायरेक्टली बायोलॉजिकल एक्टिविटी करता है, और इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? एंजियोटेंसिन 1 फॉर्म होता है कि जब एंजाइम रेनिन जो है वो किडनी से रिलीज़ होता है, जिसके नतीजे में ब्लड प्रेशर कम होता है, सोडियम का लेवल कम होता है, प्रोटीन जो है वो ज़्यादा होती है। तो एंजियोटेंसिनोजिन एक प्रोटीन है जो कि लिवर के थ्रू रिलीज़ होती है, तो एंजियोटेंसिन 1 की फॉर्मेशन होती है। कन्वर्जन किस तरह होगी? एंजियोटेंसिन 1 सर्कुलेट करता है आपके ब्लड स्ट्रीम में, साथ साथ ये फौरी तौर पर कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में, और एक एंजाइम के थ्रू जिसको हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम भी कहते हैं। और ये कहाँ पर होता है? प्रीडोमिनेंटली आपके लंग्स में होता है, साथ साथ में किडनी में भी होता है, ब्लड वेसल्स के वॉल में भी होता है। एंजियोटेंसिन 2 एक मेजर बायोएक्टिव हार्मोन होता है रास सिस्टम का, जिसका वाइड इफेक्ट होता है आपकी बॉडी पर। प्राइमरीली जो इसका एम होता है कि ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करता है, एल्डोस्टेरोन को भी रिलीज़ करता है,
एंजियोटेंसिन 2 जो है वो स्टिमुलेट करवाता है एड्रिनल ग्लैंड्स को, ताकि वहाँ से एल्डोस्टेरोन रिलीज़ हो। जब एल्डोस्टेरोन रिलीज़ होगा तो वो एक्ट करेगा किडनी पर, जिसकी वजह से सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है। अब हम देखते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या है? डेफिनेशन है कि अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ब्लड पंपिंग थ्रू द बॉडी आर्टरीज। ब्लड पंपिंग का जो अमाउंट है वो बढ़ जाना। नॉर्मल 120/80 होता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोल। प्री हाइपरटेंशन मतलब कि 120/139 या फिर 80/89। स्टेज 1 हाइपरटेंशन में कितना होता है? 142/159 या फिर 90/99। स्टेज 2 हाइपरटेंशन में कितना होता है? 160 से ज़्यादा सिस्टोलिक एंड 100 से ज़्यादा डायस्टोलिक। कॉजेज़ क्या होते हैं हाइपरटेंशन के? प्राइमरी एसेंशियल हाइपरटेंशन के कॉजेज़ होते हैं इंक्रीज कंजप्शन ऑफ साल्ट, अल्कोहल लेना ज़्यादा बढ़ा देना, स्मोकिंग या स्ट्रेस की वजह से, फैमिली हिस्ट्री की वजह से, एडवांस एज की वजह से, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से, ज़्यादा कैफीन लेने की वजह से, और रिस्ट्रिक्टिंग एक्टिविटी, अगर कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा तो उसकी वजह से भी बढ़ सकता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन का कॉज क्या है? प्री एग्जिस्टिंग इशू क्या है? प्रेगनेंसी में बढ़ेगा, कुशिंग सिंड्रोम में, क्रॉनिक रीनल फेलियर में, डायबिटीज़ में, हाइपो या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म में, फियोक्रोमोसाइटोमा एक ऐसा ट्यूमर है एड्रिनल ग्लैंड का जो कि एड्रीनलिन या नॉर एड्रीनलिन को सिक्रीट होता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कोरेक्शन होती है आयोटा की, और ये एक कंजेनाइटल डिफेक्ट है मेन आर्टरी का। बॉडी जो है वो सुपर नैरो होती है और हाई ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करती है। नर्सिंग असिस्मेंट क्या होगी हाइपरटेंशन के लिए? साइलेंट किलर, जो याद रखें, प्रोबेबली ये जो है वो विदाउट सिम्टम होता है। हेडेक, ब्लर विजन, चेस्ट पेन, नोज ब्लीड, रनिंग इन द आइज, डिजीनेस, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स इसके यहाँ पर ये मौजूद हैं। फिर नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या होंगी हाइपरटेंशन के लिए? असिस्ट करेंगे, उसका ब्लड प्रेशर देखेंगे, दोनों आर्म से लेंगे, मेक श्योर करेंगे कि पेशेंट जो है वो रेस्टिंग पोजीशन में हो 5 मिनट्स के लिए, कोई स्मोकिंग वगैरह ना करे, किसी से बात ना करें, वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से भी हो सकता है, या फिर हम फैमिली हिस्ट्री लेंगे कि यहाँ पर कोई सेंसरी चेंज भी आ सकता है। इवेलुएट करेंगे ब्लड प्रेशर को, डाइटरी इंटेक बढ़ाएंगे, बॉडी मास इंडेक्स को भी इंक्रीज़ करेंगे। एजुकेट क्या करेंगे कि सोडियम कम ले, अल्कोहल कैफीन डाइट में कम ले, क्वाइट स्मोकिंग, वेजो कंस्ट्रिक्शन। एक्सरसाइज प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे कार्डियोवास्कुलर, ताकि वेट लॉस हो सके। इंपॉर्टेंस ये है कि मेडिकेशन कंप्लेंस होनी चाहिए। ब्लड प्रेशर को मेजर करेंगे रोज़ाना और एक रिकॉर्ड बनाएंगे। फार्माकोलॉजी क्या हो सकती है हाइपरटेंशन के लिए? थायजाइड डायूरेटिक्स, यानी कि जिसके लास्ट में आइजाइड आएगा वो है हाइपरटेंशन। हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, डायूरेल क्लोरोथाइजाइड, ये थायजाइड डायूरेटिक्स है। ये क्या करता है? जितना भी वाटर वगैरह होता है या सोडियम उसको रिमूव करता है किडनी के ज़रिए। नॉट फॉर पेशेंट्स इन रीनल फेलियर, इसमें हम जो रीनल फेलियर के पेशेंट है उसको नहीं दे सकते। इसमें हम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल देखते हैं, क्रेटिनिन का लेवल देखते हैं। इसमें हम पेशेंट को देखते हैं कि कौन कौन लिथियम ले रहा है। हार्ट इंक्रीज चांसेस जो हैं किसके पास ज़्यादा हैं कि उसको लिथियम टॉक्सिसिटी हो सकती है। एसी इनिबिटर यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, इसमें लास्ट के आएगा प्रिल, लिंजोप्रिल। ये वेजो कंस्ट्रिक्शन से बचाता है ताकि एंजियोटेंसिन 1 और 2 ब्लॉक ना हो। पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि इसमें ड्राई कफ होगी, टेस्ट भी चेंज हो सकता है। अवॉइड करें पोटेशियम सब्सटीट्यूट से, सप्लीमेंट से, क्योंकि इस ड्रग्स की वजह से पोटेशियम रिटेन भी होता है। कंप्लेंट्स करेंगे कि वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर रिबाउंड हाइपरटेंशन होती है। कैप्टोप्रिल, इसमें ब्लीडिंग का रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा। मोएक्सोप्रिल, ये खाना खाने से 1 घंटा पहले हमने लेनी है। ऑप्स यानी कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ये वो ड्रग्स होती है जिसके लास्ट में सार्टन आता है, जैसे कि लेसोसार्टन, लूसार्टन, ये प्रिस्क्राइब की जाती है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स के लिए। वो पेशेंट जो कि ऐसी इनिबिटर को टॉलरेट नहीं कर सकते वो फिर वेजोडाइलेशन का काम करें। एल्डोस्ट्रोन ब्लॉक हो जाए या एंजियोटेंसिन ब्लॉक हो जाए तो उसके नतीजे में काम कर सकता है। सेम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके, एक्सेप्ट ड्राई कफ, सिर्फ इसमें ड्राई कफ नहीं होती, पोटेशियम का लेवल इसके अंदर भी इंक्रीज़ होता है। सीसीबी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में क्या होंगे? एंड इन डिपाइन, एम्लोडिपाइन एंड कार्डिज़म, वेरापेमिल, यानी कि ये वो मेडिसिन है जो कि हार्ट रेट को कम करेगा, वर्कलोड को कम करेगा, हार्ट से वेजोडाइलेशन करवाएगा और ब्लड प्रेशर को कम करेगा। इसमें हम हार्ट रेट देखेंगे कि पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया तो नहीं है, और उन पेशेंट को देखेंगे जिनको CHF
क्रोनिक हार्ट फेलियर या फिर एवी ब्लॉक्स, एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक्स हो चुके हैं। बी बीटा ब्लॉकर जिसके लास्ट में ओलोल आएगा, जैसे कि लेबिटालोल, मेट्रोप्रोलोल। ये अफेक्ट करता है एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन को, जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑफ द हार्ट को ब्लॉक करती हैं, जो कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करती हैं ताकि ब्लड प्रेशर कम हो सके। नॉट फॉर द पेशेंट विथ एस्थमा, ये उन पेशेंट्स के लिए नहीं है जो कि एस्थमा का शिकार होते हैं या COPD का, क्योंकि ये मेडिकेशन जो है वो जो लंग्स में मौजूद रिसेप्टर होते हैं उनको भी ब्लॉक कर देती है और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाती है। मॉनिटर करेंगे ग्लूकोज लेवल, डायबिटिक देखेंगे कि यहाँ पर जो है साइन तो नहीं है हाइपोग्लाइसीमिया का। हार्ट रेट को मॉनिटर करेंगे और ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन देखेंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, अंजाइना, MI मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक, ट्रांजिट इस्केमिक अटैक, न्यूरोपैथी, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज एंड रेटिनोपैथी, ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है। पास आता है इन्फेक्शंस डिसऑर्डर, पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस एंड एंडोकार्डाइटिस। तो एंडोकार्डाइटिस क्या है? जैसे कि एंडोकार्डियम एक लेयर है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी एंडोकार्डियम लेयर में तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एंडोकार्डाइटिस। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? मोस्ट कॉमन इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है स्टेफिलोकोकस ऑरियस एंड स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेंस। ये इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है कि इसकी वजह से हो सकता है। अब कैसे हो सकता है? कि जब ये पैथोजिन आपके ब्लड में इंटर हो जाए फ्रॉम इन्वेसिव प्रोसीजर, किसी भी ऐसे प्रोसीजर से जिसमें हम कट लगा के कोई फिलिंग वगैरह, कोई डेंटल वर्क, सेंट्रल लाइन रिप्लेसमेंट जिसको CLP कहते हैं, इम्प्लांटेबल डिवाइस को इंसर्ट करते हैं बॉडी में, कट लगाते हैं, तो उसके थ्रू अगर ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आपके ब्लड में इंटर हो जाता है तो ये पैथोजिन जो है वो प्लेटलेट्स को, फिब्रिन जो होते हैं प्लेटलेट्स, उनको स्टिक कर देता है। ये पैथोजिन के अंदर एबिलिटी होती है कि ये खुद को ग्रो करता है। फिर ये जैसे जैसे ग्रो होता रहता है तो जो पैथोजिन के पार्ट्स होते हैं और प्लेटलेट्स होती है, फिब्रिन, वो ब्रेक ऑफ होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है। इटियोलॉजी क्या है? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की किसी भी बैक्टीरिया की वजह से मोस्ट कॉमन स्पेशली है कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस एंड स्ट्रेप्टोकोकस वायरिडेंस की वजह से होगा। फंगल की वजह से भी हो सकता है, रेयरली, मोस्ट रेयरली है कि वायरल भी हो सकता है। और नॉन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस यूजुअली एसोसिएटेड विद ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इसमें किसी भी किस्म का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे एंडोकार्डाइटिस के? पटेकिया यानी कि टिनी पर्पलिश रेड स्पॉट्स हो जाते हैं स्किन पर फ्रॉम एम्बोलाई। एनोरेक्सिया यानी कि भूख लगेगी, स्प्लीन जो है वो इनलार्ज हो जाएगा, पुशिंग ऑन द स्टमक, इतना इनलार्ज हो जाएगा कि उसका प्रेशर, उसका खिंचाव जो है वो स्टमक पर पड़ने लगेगा। टायर्ड एंड वीक, टायर्डनेस होगी, वीकनेस होगी, हाई फीवर एंड हार्ट फेलियर भी हो सकता है, नाइट स्वेट्स या फिर न्यू कार्डिक हार्ट साउंड, मरमर भी हो सकता है। रोज स्पॉट, वाइट स्पॉट हो जाते हैं, हेमरेज होने लगता है रेटिना में। स्किन फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें एंडोकार्डाइटिस के अंदर तो पल्पेबल पटेकिया होता है, मतलब वो निशान जो होते हैं पर्पल कलर के वो पल्पेट होने लगते हैं। फिर स्प्लिंटर हेमरेज होता है जैसे पिक्चर दिखाई गई है, ठीक है, इस तरीके के नेल बेड लीजन हो जाते हैं, जेनवे लीजन होते हैं, पेनलेस और मस्कुलर स्पॉट्स बन जाते हैं पाम्स और सोल्स पर। ऑस्लर नोट्स होते हैं, ये पेनफुल और पर्पल नोट्स होते हैं जो फिंगर पेड्स और टोस पर हो जाते हैं। तो नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या होंगी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए? मॉनिटर करेंगे, एम्बोलिक एपिसोड्स देखेंगे, स्प्लीन इनलार्ज कितना है, रीनल किडनी फंक्शन क्या है, ब्रेन फंक्शन, पल्मोनरी स्टेटस क्या है। स्प्लीन एम्बोलिक में साथ साथ हम देखेंगे कि ये रेडिएट तो नहीं कर रहा है, एब्डोमिनल पेन जो कि लेफ्ट शोल्डर तक रेडिएट करता है। रीनल में देखेंगे कि फ्लैंक पेन ग्रोइन एरिया तक जा रहा है, यहाँ पर कोई पस या कोई ब्लड वगैरह तो नहीं आ रहा यूरिन में। ब्रेन में देखेंगे ब्रेन स्ट्रोक तो नहीं है, मतलब न्यूरोलॉजिकल स्टेटस में चेंज का आना, कन्फ्यूजन या बोलने में डिफिकल्टी होना। पल्मोनरी में देखेंगे कोई चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिस्पनिया या फिर ऑक्सीजन सेचुरेशन का कम होना। साइन एंड सिम्टम और हार्ट फेलियर देखेंगे कि हार्ट फेलियर के साइन सिम्टम्स तो नहीं है। मॉनिटर करेंगे वाइटल साइंस को, स्पेशली टेम्परेचर देखेंगे, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन एंड सेचुरेशन। इंटरवेंशंस क्या होंगी? कलेक्टिंग ब्लड कल्चर, इसका ब्लड कल्चर को कलेक्ट करेंगे, ठीक है, ब्लड CS जिसको हम कहते हैं, ताकि हम फाइंड आउट कर सकें कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि इन्फेक्ट कर रहा है पेशेंट को। फिर हम एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे उसी से रिलेटेड। एडमिनिस्टर करेंगे IV एंटीबायोटिक्स, जो एंटीबायोटिक्स टाइप होगी वो डिपेंड करती है कि किस टाइप का पैथोजिन है और उस पैथोजिन ने किस टाइप की टॉक्सिसिटी
कॉज की है, तभी हम उस पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल वेंकोमाइसिन और रोसफिन, ये एक स्ट्रॉन्ग है और ये यूजुअली सेंट्रल लाइन के लिए हम देते हैं ताकि पेशेंट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए इसमें होगा। अगर वो घर भी चला जाए तो ये मेडिसिन लेता रहेगा, अप टू 4 वीक्स तक ये मेडिसिन ले तो इस जो है वायरस से वो ख़त्म हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस क्या है? एक फोकल और डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन हो जाती है कार्डिक मसल्स मायोकार्डियम में। ये एक्यूट भी होती है और क्रॉनिक भी हो सकती है। इसकी कॉजेज कौन कौन से होते हैं? वायरल इन्फेक्शन की वजह से, मोस्ट कॉमन है यूनाइटेड स्टेट में वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। कौन सा वायरस वायरल है यहाँ पर? सच एज कॉक्सैकी वायरस, ए एंड बी स्ट्रेन्स, और पॉसिबल है कि पोलियोमाइलाइटिस भी हो सकता है, इन्फ्लुएंजा, रूबियोला, रुबेला, एडिनोवायरसिस एंड इकोवायरसिस की वजह से हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि डिफ्थीरिया, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड फीवर, टेटनस, स्टेफिलोकोकल, न्यूमोकोकल, गोनोकोकल इन्फेक्शन और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस की वजह से जैसे कि एक्यूट रोमेटिक फीवर, पोस्ट कार्डियोटोमी सिंड्रोम। रेडिएशन थेरेपी अगर चेस्ट की हुई है पेशेंट की तो वो लंग्स और ब्रेस्ट कैंसर भी करवा सकती है। यानी कि अगर लंग्स कैंसर है पेशेंट को या ब्रेस्ट कैंसर है और उसके नतीजे में आपने उनको रेडिएशन थेरेपी दी है तो उसकी वजह से भी मायोकार्डाइटिस हो सकता है। क्रॉनिक अल्कोहलिज्म की वजह से होगा। पैरासाइटिक इन्फेक्शन जैसे कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस, स्पेशली साउथ अमेरिकन जो ट्राइपेनोसोमियासिस होते हैं, चेगस डिजीज जिसको हम कहते हैं, ये उनके बच्चों में और उन पेशेंट में होती है जिनका इम्यून सिस्टम सप्रेस होता है। हेलमिंथिक इन्फेक्शन जैसे कि ट्राइकिनोसिस, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? चेस्ट पेन और चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, स्वेलिंग और एडिमा होगा, लिवर कंजेशन, एबनॉर्मल हार्ट बीट जिसको हम पाल्पिटेशंस कहते हैं, सडन डेथ भी हो सकती है पेशेंट की, यंग अडल्ट में सडन डेथ हो सकती है। फीवर आमतौर पर एसोसिएट होगा, जब तक इन्फेक्शन का प्रोसेस चलता रहेगा फीवर भी चलता रहेगा। ट्रीटमेंट क्या है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी देंगे ताकि इन्फ्लेमेशन कम हो सके, कार्डिक मेडिकेशन देंगे जैसे बीटा ब्लॉकर्स या फिर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स या फिर ARB इनिबिटर्स दे सकते हैं। बिहेवियरल चेंज क्या आएगा? सच एज रेस्ट करवाएंगे पेशेंट को, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन देंगे, लो साल्ट डाइट देंगे, डायूरेटिक थेरेपी देंगे ताकि ओवरलोड फ्लूइड जो ओवरलोड हुआ हुआ है, एडिमा हुआ है, वो कम हो जाए, और एंटीबायोटिक थेरेपी भी देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस एक अक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है जो कि अफेक्ट करती है पेरिकार्डियम लेयर को, और ये फाइब्रस सैक से मिलके बनी होती है। ये एनवेलप होती है, मतलब इसको फाइब्रस सैक ने कवर किया होता है, सपोर्ट करती है ये और हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। ये लेयर जो है फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम, इसकी 2 लेयर होती हैं। पेराइटल पेरिकार्डियम जो है और विजरल पेरिकार्डियम, इनके दरमियान एक सीरस फ्लूइड होता है पेराइटल और विजरल के दरमियान। विजरल पेरिकार्डियम को हम इपिकार्डियम भी कहते हैं क्योंकि ये आउटर लेयर भी कहलाती है। कॉजेज इसकी क्या होंगे? इन्फेक्शस कॉज इसका ये होगा कि मोस्ट कॉमन है वायरल जैसे कि कॉक्सैकी वायरस, बैक्टीरियल या फंगल की वजह से हो सकता है, और नॉन इन्फेक्शन कॉजेज में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ट्रामा या फिर कैंसर भी हो सकता है। रिस्क फैक्टर में वायरल इन्फेक्शन है कि कॉमन कोल्ड वायरसेस की वजह से हो। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में सिस्टमिक लूपस एरिथमेटिस एक डिजीज़ है, डिसऑर्डर है, या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से हो सकता है। रीसेंट हार्ट अटैक की बात करें तो पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन पेरिकार्डाइटिस भी हो सकता है। ये इसके रिस्क फैक्टर होते हैं। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे पेरिकार्डाइटिस के? रिमेंबर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आपने ये वर्ड याद रखना है। फ्रिक्शन का मतलब F फॉर फ्रिक्शन, रब पेरिकार्डियल, इनके दरमियान फ्रिक्शन पैदा होगी, एक साउंड आएगा ग्रेटिंग साउंड जैसे स्क्रैचिंग साउंड, किसी चीज़ को स्क्रैच करना, साथ में फीवर भी होगा। R फॉर रेडिएटिंग होगा, सबस्टर्नल पेन होगा, लेफ्ट शोल्डर में होगा, नेक और बैक में होगा। I फॉर पेन इंक्रीज होगा जब पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होगा। लीनिंग फॉरवर्ड रिलीव्स पेन, जब वो फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा तो पेन रिलीफ भी हो सकता है। चेस्ट पेन होगा, ये स्टैबिंग एकदम चुभने वाला पेन होता है और इस तरीके से फील होता है जैसे उसको हार्ट अटैक हो रहा हो। ट्रबल ब्रीथिंग, सांस लेने में दुश्वारी होगी जब पेशेंट स्पाइन पोजीशन में होगा। इंस्पिरेशन और कफिंग होती है, जैसे कि इंस्पिरेशन सांस लेने में और कफिंग करने में पेन वर्स यानी कि बढ़ जाएगा। ओवरऑल फील्स वेरी सिक, पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार और कमज़ोर नज़र आएगा। नोटिसेबल नोट करेंगे हम कि ST सेगमेंट एलिवेट होगा। ये इसके मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हैं।
फिर इंटरवेंशन क्या होगी, इनकरेज करेंगे कंप्लीट बेड रेस्ट करे पेशेंट, असिस्ट करेंगे कि पेन कितना है, रिलेट करेंगे उसके रेस्पिरेशन से, उसकी बॉडी की पोजीशन से, फिर हम उसको डिस्टिंग्विश करेंगे कि पेरिकार्डियल पेन कौन सा है, मायोकार्डियल इस्केमिक पेन कौन सा है, क्योंकि हमने मायोकार्डियल भी पढ़ लिया तो उसमें हम ये देखेंगे कि इसका डिफरेंस क्या है। पेशेंट को प्लेस करेंगे अपराइट पोजीशन में ताकि डिसिप्निया यानी कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग ना हो और चेस्ट पेन भी ना हो। प्रोवाइड करेंगे एनाल्जेसिक्स जिसको हम पेन किलर कहते हैं और ऑक्सीजन देंगे जो हमें प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर दी होगी डॉक्टर ने। मॉनिटर करेंगे कार्डिक टेम्पोनेट, ये फ्लूइड कंप्रेशन के कितना है, हार्ट को कितना फ्लूइड कंप्रेस कर रहा है। पल्सस पैराडॉक्सस यानी कि इंस्पायरेटरी फेज में 10 और इससे ज़्यादा भी ड्रॉप्स हो सकते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में, तो हमने वो देखना है। जुगुलर वेनस डिस्टेंशन देखनी है, लंग्स के साथ आपको क्लियर इसकी डिस्टेंशन नज़र आएगी। हार्ट साउंड्स देखने हैं, मफल्ड साउंड्स होगा क्योंकि हार्ट में फ्लूइड बिल्डअप हो चुका होगा। टेकिकार्डिया और हाइपोटेंशन भी देख सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में क्या होगा, पेरिकार्डियल इफ्यूजन यानी कि अक्यूमुलेशन हो सकती है फ्लूइड की पेरिकार्डियल सैक में। कार्डिक टेम्पोनेट, हार्ट जो है कंप्रेस हो सकता है क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड ज़्यादा है पेरिकार्डियल सैक में। कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस यानी कि अगर ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है लॉन्ग टर्म तो वो लीड कर सकती है कि यहाँ पे फाइब्रोटिक पेरिकार्डियम को थिक भी करवा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है एमआई, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या है, द हार्ट्स मायोकार्डियल टिश्यू लेयर डाइज फ्रॉम डिक्रीज ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो कम होने की वजह से मायोकार्डियल टिश्यू की लेयर जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है। कॉजेज़ इसके क्या हैं, या तो कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है या फिर सीएडी डिजीज़ मोस्ट इसका कॉमन कॉज है। कोरोनरी स्पाज़म हो जाए यानी कि कोई ऐसी ड्रग इस्तेमाल करने से जैसे कि कोकेन और अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल ना किया जाए तो उसकी वजह से कोरोनरी स्पाज़म भी यानी कि मुसलसल कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है और वो रिलैक्स नहीं होती। ये कोरोनरी आर्टरी डैमेज भी हो सकती है। अगर कोरोनरी आर्टरी डाइसेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है। अब हम देखते हैं कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर हार्ट मसल्स में होता क्या है। तो जब कोरोनरी आर्टरी 100% ब्लॉक हो जाती है तो मसल सेल्स क्या होते हैं, डाई होना शुरू हो जाते हैं, सेल की डेथ होना शुरू हो जाती है इरिवर्सिबल तौर पर। तकरीबन 30 मिनट के अंदर अंदर अगर वो रिवर्स नहीं हुआ तो सेल की डेथ हो जाएगी और ये सेल्स जो होते हैं वो रिप्लेस नहीं होते। अर्ली साइन क्या होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का, कि कोई फिजिकल चेंज नहीं आता हार्ट मसल्स में, लेकिन 6 से 8 घंटे के अंदर अंदर मायोसाइट जब डाई होना शुरू हो जाते हैं तो कार्डिक एंजाइम जिसको हमने कहा था क्रिएटिनिन काइनेज वो ब्लड के अंदर रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। CKMB जो एंजाइम है ये 4 से 6 घंटे के अंदर MI होने के बाद ब्लड में रिलीज होना शुरू हो जाएगा। ट्रोपोनिन 2 से 4 घंटे में जो है रिलीज होना शुरू हो जाएगा। मोस्ट रिगार्डेड है कि ये लाजमी होता है। मायोग्लोबिन 1 घंटे के बाद, जैसे इंजरी होगी 1 घंटे के बाद ये ब्लड में रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। स्लो इंजरी भी शो करवाएगा लेकिन ख़ास नहीं होती है। आर्गन फॉर एवर एंड कैन नेवर बी रिप्लेस, और ये चलता रहता है, ये रिप्लेस नहीं होता। ECG चेंजेस में हमें ST सेगमेंट एलिवेट मिलेगा, डिप्रेशन भी मिल सकता है और T वेव जो है वो हमें इन्वर्जन यानी कि इंटरनली मिलेगी। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के, चेस्ट पेन होगा, इंटेंस एंड हैवीनेस फील होगी, पेन रेडिएट करेगा, चेस्ट पेन से लेफ्ट आर्म तक जाएगा, जॉ तक एंड बैक तक जाएगा। अनरिलीव बाय नाइट्रोग्लाइसिन से भी रिलीव नहीं होगा, चेस्ट पेन बढ़ जाएगा, स्वेटिंग ज़्यादा होगी, ठंडे पसीने आएंगे, हार्ड टू ब्रीथ, सांस लेने में दुश्वारी होगी, हार्ट रेट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट इरेगुलर भी हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग होगा, गोइंग टू बी एंशियस एंड स्केयर्ड, पेशेंट जो है वो डरा हुआ होगा। वुमेंस में जो है हैवीनेस नहीं होगी चेस्ट में, लेकिन उनको SO होगा, लोअर पार्ट में पेन होगा चेस्ट में और उनको एक्सट्रीमली फटीग भी महसूस होगी। साइलेंट MI मोस्ट कॉमन ये डायबिटिक पेशेंट में होता है क्योंकि डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से। डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम क्या कराएंगे, कार्डिक मेकर, ट्रोपोनिन का लेवल देखेंगे जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड लाजमी देखना है। दे आर ड्रॉन इन सीरीज़, ये एक सीरीज़ में चलता है। ट्रोपोनिन लेवल जो है 2 से 4 घंटे के अंदर एलिवेट हो जाता है इंजरी के बाद, जैसा हमने पीछे देखा। तो ये आमतौर पर 6 घंटे में जो है वो कम हो जाता है। इसके 3 सेट्स होते हैं कि 6 घंटे में थोड़ा लेवल कम हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा कम हो जाता है। और मायोग्लोबिन जो है एक अर्ली कार्डिक मेकर है जो कि हार्ट इंजरी के 1 घंटे के बाद ब्लड में रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। CK ये प्रोटीन रिलीज़ करता है जब यहाँ पे मसल्स डैमेज हो जाते हैं। नॉट स्पेसिफिक, ये सिर्फ हार्ट के लिए स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि CKMB जो है एक ऑर्डर होता है कि जब हार्ट
CKMB रिप्रेजेंट कर रहा होता है हार्ट मसल्स को, इसीलिए ये हार्ट से ब्लड में रिलीज़ होता है और ये इंजरी के 4 से 6 घंटे के बाद एलिवेट यानी कि इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसमें हम हार्ट कैथेटराइजेशन करेंगे, इकोकार्डियोग्राम करेंगे, स्ट्रेस टेस्ट, मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग, MRI भी हम इसमें करवा सकते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या होंगी? MI पेशेंट के लिए मॉनिटर करेंगे और असिस्ट करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ऑब्टेन करेंगे कि 12 लीड EKG यानी कि ECG की लीड्स वहाँ लगी हो, कंटिन्यूसली बेड साइड पर कार्डिक मॉनिटर होना चाहिए, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करेंगे, हार्ट रेट देखेंगे, ऑक्सीजन को प्लेस करेंगे, नेज़ल कैन्यूला लाजमी होना चाहिए, पर MD ऑर्डर जिस तरह हमें ऑर्डर दिया गया होगा अकॉर्डिंग टू द फिजिशियन 2 से 4 लीटर लाजमी हो नेज़ल कैन्यूला के थ्रू। वर्किंग IV एक्सेस करेंगे यानी कि IV उसकी बढ़ा देंगे, मल्टीपल IV ड्रिप सेट लगाएंगे और एडमिनिस्टर करेंगे उसको IV के थ्रू मेडिकेशन। मॉनिटर करेंगे उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग साउंड में आपको क्रैकल साउंड मिलेगा, ये रिप्रेजेंट करता है कि हार्ट फेलियर हो चुका है। स्ट्रिक्टली बेड रेस्ट करेंगे, एक्टिविटी कोई भी नहीं होगी जो कि हार्ट पर स्ट्रेन यानी कि जोर दे। कलेक्ट कार्डिक एंजाइम्स को कलेक्ट करेंगे जिस तरह फिजिशियन ने ऑर्डर दिया होगा अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। मेडिकेशन में हम क्या देंगे? एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट्स देंगे ताकि क्लॉट वगैरह ना बने, एंटी प्लेटलेट्स देंगे ताकि प्लेटलेट्स कम हो जाए और एग्रीगेशन और थ्रोम्बस की फॉर्मेशन यानी कि ब्लीडिंग ना हो और ब्लड क्लॉट ना हो। मॉर्फिन देंगे ताकि चेस्ट पेन कम हो जाए। नाइट्रेट्स देंगे, नाइट्रोग्लिसरीन क्योंकि वेसोडाइलेशन करवाता है और ब्लड फ्लो जो है वो हार्ट में बढ़ा देता है। ACE इनहिबिटर्स ये वर्क करती है कि ये अलाउ करती है ब्लड को कि ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट मसल्स तक पहुँचे। ये वर्क करती है कि ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होते हैं 1 और 2 उनको ब्लॉक कर देती है, वेसोडाइलेशन कराती है, ब्लड प्रेशर को कम करेगी और किडनी को अलाउ करेगी कि वो सोडियम को सीक्रेट करे क्योंकि यहाँ पे एल्डोस्टेरोन का लेवल कम हो चुका है। फिर बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं जो कि वर्कलोड होता है हार्ट पर उसको कम करती है, हार्ट रेट भी स्लो करेगी और ब्लड प्रेशर भी कम करेगी। अगर हम ARBs एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर देंगे तो ये प्लेस हो सकती है कि ACE इनहिबिटर की तरह हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अगर पेशेंट ACE यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम मेडिसिन टोलरेट नहीं कर रहा तो हम ARBs मेडिसिन यानी कि एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर उसको दे सकते हैं। ARBs क्या काम करता है? ये एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है जो कि वेसोडाइलेशन करवाता है, जिसके नतीजे में ब्लड प्रेशर कम होता है। किडनी जो है वो सोडियम और वाटर को एक्सक्रीट करती है क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेज होती है एंजियोटेंसिन 2 की, तो इसी वजह से एल्डोस्टेरोन का लेवल भी कम होता है। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिकेशन देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे। ये मेडिकेशन जो है वो कैल्शियम को स्टॉप कर देती है, ट्रांसपोर्ट होने से बचाती है मायोकार्डियम में, स्मूथ मसल्स में, जिसकी वजह से वेसोडाइलेशन होती है कोरोनरी आर्टरीज में। अब हम देखते हैं हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या है? हार्ट अगर वी को पंप ना करे एफिशिएंटली तौर पे तो ये प्रॉपरली कार्डिक आउटपुट नहीं देता, बॉडी में जितना मेटाबॉलिक नीड होती है उतना नहीं देता, तो ये हार्ट फेलियर हो जाता है। इसका बॉडी पे रिजल्ट क्या होगा कि जितने भी ऑर्गन या टिश्यू होते हैं वो इस चीज़ से सफ़र कर रहे होंगे कि यहाँ पर ब्लड सप्लाई भी कम होगा, हार्ट का प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर वेंट्रिकल्स पे वर्क ज़्यादा होगा क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं करेंगे लेकिन प्रेशर ज़्यादा होगा, बॉडी जो है वो कंजेस्टेड हो जाएगी, फ्लूइड हो जाएगा और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी होगा। और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है कि अक्सर हम सुनते हैं डायरेक्टली हार्ट फेलियर हुआ और पेशेंट की डेथ हो गई, क्योंकि आपका तमाम का तमाम काम हार्ट कंट्रोल कर रहा है। अगर हार्ट प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई नहीं करेगा ऑर्गन्स तक तो वहाँ पर इस्कीमिक भी हो सकता है। हार्ट फेलियर की कॉजेज़ क्या होंगे? फॉल्टी हार्ट वेव्स, अगर हार्ट वेव में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, एरिथमिया है, आर्टियल फिब्रिलेशन और टैकीकार्डिया हो गया अचानक, इन्फॉक्शन हो गया मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, या फिर CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, लीनियज या कोई कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट, या फिर फैमिली हिस्ट्री में हार्ट अटैक चलता आ रहा है, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन की वजह से वो ड्रग्स रिक्रिएशनल यूज़ कर रहे हैं जैसे कोकेन या फिर अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्वेडर्स जैसे कि कोई भी वायरस या इन्फेक्शन अटैक करता है आपके हार्ट मसल्स पर। टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर, लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर यानी कि जो लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है वो ब्लड को पंप नहीं करता हार्ट से एफिशिएंटली तौर पर, तो ब्लड जो है वो दोबारा लंग्स में जाना शुरू हो जाता है क्योंकि लंग्स से जो है वो ऑक्सीजनेट होके लेफ़्ट एट्रियम में आता है, फिर वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है, उसके बाद आयोटा से ब्लड सप्लाई होता है। लेकिन जब लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो ब्लड जो है वो लंग्स से लेफ़्ट एट्रियम वेंट्रिकल तक नहीं पहुँचेगा बल्कि वो दोबारा बैकफ्लो हो जाएगा लंग्स में। मोस्ट कॉमन टाइप है हार्ट फेलियर की कि ये लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है। लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर जो है इस तरीके का होता है कि ये राइट साइड को भी लीड कर सकता है।
लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, ये स्क्वीज़ नहीं होता प्रॉपरली, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होता, तो हार्ट फेलियर जो है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक भी हो सकता है। अब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या है? सिस्टोलिक जो है यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाएगा। सिस्टोलिक में लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होता है। याद रखें कि सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, स्क्वीजिंग करवाता है। अगर सिस्टोलिक डिसफंक्शन होगा तो यहाँ पर कोई भी इशू हो सकता है लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ कि वो ब्लड को इजेक्ट नहीं कर रहा प्रॉपरली, वेंट्रिकल से ऑर्गन्स तक ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। कांट गेट ऑल रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट जस्ट रिसीव फ्रॉम द लंग्स, ये सिर्फ लंग्स से रिसीव कर लेगा लेकिन आयोटा के थ्रू उसको इजेक्ट आउट नहीं करेगा, तो पेशेंट का जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो लो हो जाएगा। अब इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है? इजेक्शन फ्रैक्शन एक कैलकुलेशन होती है जिसमें हम ये देखते हैं कि हार्ट फेलियर किस हद तक हुआ है लेफ्ट साइड पर। नॉर्मल जो इजेक्शन फ्रैक्शन होता है वो इसका 50% होता है, मतलब कि इससे हाफ भी हो सकता है कि ब्लड फिल कितना हो रहा है वेंट्रिकल्स में और कितना पंप हो रहा है। मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल में 100% ब्लड आ रहा है लेकिन वो 50% ब्लड जो है पंप होकर आयोटा के थ्रू बॉडी में आ रहा है और 50% बैकवर्ड जा रहा है लंग्स में, तो हम इजेक्शन फ्रैक्शन वो देखते हैं। इजेक्शन फ्रैक्शन को मेजर किया जाता है ईसीजी यानी कि इकोकार्डियोग्राम, हार्ट कैथीटर और न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट के थ्रू। तो जो ईएफ होगा यानी कि इजेक्शन फ्रैक्शन अगर 40% या इससे कम होगा तो वो डायग्नोज करेगा कि यहाँ पर हार्ट फेलियर है। डायग्नोज क्या होगी कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक फंक्शन में याद रखें कि डायस्टोलिक में जो है वो फिलिंग और रेस्टिंग फेस होता है हार्ट का, कि इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाता है। तो डायस्टोलिक डिसफंक्शन होगा तो वेंट्रिकल जो है वो स्टफ हो जाएगा और इसमें नॉर्मल जो ब्लड की फिलिंग होती है वो होगी, लेकिन यहाँ पर कोई इशू होगा तो ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, फिलिंग हो जाएगी लेकिन उसको वो कॉन्ट्रैक्ट करके इजेक्ट नहीं कर सकता। तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर अगर पेशेंट को होगा तो वो रिप्रेजेंट करेगा पल्मोनरी साइन एंड सिम्टम भी, क्योंकि लेफ्ट साइडेड कहाँ से रिलेट है? पल्मोनरी से रिलेटेड है। अगर लंग्स से ब्लड आएगा ऑक्सीजनेट होकर आपके लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल में तो ही वो इजेक्ट होगा आयोटा से। राइट साइड हार्ट फेलियर में क्या होता है? राइट साइड हार्ट फेलियर जो है वो पंप नहीं करता ब्लड को, तो ब्लड जो है एफिशिएंटली नहीं पहुंचता, तो ये जो है ब्लड बैक टू द लंग्स जाता है और ये रिप्लेनिश विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ दोबारा रिप्लेनिश हो जाता है। मतलब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जा रहा था, ठीक है, तो ये जब इसको प्रॉपरली पुश नहीं करेगा तो ये दोबारा राइट साइड पर ही आ जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो बैकअप होना शुरू हो जाता है, पेरिफ्री लेग्स में चला जाएगा, हैंड्स में चला जाएगा, फीट और एब्डोमेन में चला जाएगा, क्योंकि ये जो राइट एट्रियम है आपका, यहाँ से जो ब्लड आता है ये आपके ऊपर इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा सबसे आता है राइट एट्रियम में। तो जब यही यहाँ पर ब्लॉकेज होगी तो ये ब्लड दोबारा से लेग्स, हैंड्स एंड फीट, एब्डोमेन में चला जाएगा। राइट साइड हार्ट फेलियर कॉज करेगा कि यहाँ पे ब्लड की कंजेशन भी हो सकती है हार्ट में, जिसकी वजह से इंफीरियर वेना केवा का प्रेशर बढ़ जाएगा जो कि नॉर्मली बैक लेके जाएगा, हार्ट से ब्लड को रीऑक्सीजनेशन करवाएगा, जिसके नतीजे में क्या होता है? हेपाटिक वेंस जो होती हैं उन पे प्रेशर बढ़ेगा और ये हार्ट के साथ बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाती हैं। हेपाटोमेगाली यानी कि लिवर का साइज़ भी इंक्रीज़ हो सकता है और पेरिफ्रीज पर स्वेलिंग भी हो सकती है, क्योंकि राइट एट्रियम में तमाम के तमाम सर्कुलेशन के थ्रू ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेट हुआ आता है, फिर वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर वो लंग्स में जाता है, वहाँ जाकर ऑक्सीजनेट होता है, उसके बाद वो लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर आयोटा के थ्रू ओवरऑल बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो राइट साइड हार्ट फेलियर आमतौर पर लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर दोनों ही होते हैं, लेकिन ये यहाँ पर फ्लूइड का प्रेशर जो है बढ़ जाता है, लेफ्ट साइड से ज़्यादा राइट साइड पर होता है और राइट साइड का हार्ट जो है वो ओवरवर्क हो जाता है, उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है। अदर कॉजेज़ की क्या होते हैं? पल्मोनरी हार्ट डिजीज़ में कोर पल्मोनल यानी कि कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन या सीओपीडी भी हो सकता है। राइट साइड हार्ट फेलियर प्रेजेंट्स होगा तो पेरिफेरल साइन एंड सिम्टम भी लाजमी होंगे। कौन कौन से साइन एंड सिम्टम होंगे जो पिक्चर में दिए हैं उसको ही हम यहाँ पर देख लेते हैं रिटन फॉर्म में कि लेफ्ट साइडेड के हार्ट फेलियर के कौन कौन से सिम्टम हैं। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, रेल्स यानी कि क्रैकल साउंड मिलेगा, ऑर्थोपीनिया, पेशेंट जो है वो लाइंग डाउन होगा तो वो टॉलरेट नहीं कर सकता, लाजमी है उसको बैठ के सांस लेना है क्योंकि लेटे हुए उसको सांस नहीं आएगा। वीकनेस होगी, एक्सट्रीमली टायर्डनेस होगी, फटीग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग भी हो सकती है। हार्ट जो है वो कंपनसेट नहीं करेगा अपनी एक्टिविटी को। नक्टर्नल पेराऑक्सिस्मल डिस्थिया यानी कि अचानक सोते सोते सांस का रुक जाना और पेशेंट का उठ जाना। हार्ट रेट बढ़ जाएगा क्योंकि फ्लूइड ओवरलोड ज़्यादा है। हार्ट अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि वो ब्लड को ऑर्गन्स तक पहुंचाए, लेकिन वो मसल्स फेलियर होने की वजह से नहीं पहुंचा सकेगा। नैगिंग कफ यानी कि ये कफ होगी फ्रोथी और
ब्लड टिंग स्पूटम भी हो सकता है, फ्लूइड ओवरलोड होने की वजह से स्पूटम भी आएगा, ब्लीडिंग भी हो सकती है और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साइन होता है। वेट गेन होता है बॉडी से क्योंकि फ्लूइड बढ़ जाता है, तो 2 to 3 IB एक दिन के अंदर वेट गेन होता है। और अगर वीक में बात करें तो 5 IBs जो है वो वीक में बढ़ जाता है। राइट साइडेड हार्ट फेलियर को अगर हम देखें तो स्वेलिंग होगी लेग्स, हैंड्स, लिवर, एब्डोमेन की, वेट गेन होगा, एडिमा, पिटिंग एडिमा होगा, लार्ज नेक वेन जो है वो लार्ज होंगी, जुगुलर वेन की डिस्टेंशन हो जाएगी, पेशेंट लिथार्जिक, वीक एंड टायर्ड हो जाएगा, इरेगुलर हार्ट रेट होगा जिसको हम एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, नक्चूरिया यानी कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी नाइट के वक्त, रात के वक्त बार बार यूरिन का आना। पेशेंट जब लाइन डाउन होगा तो उसकी लेग्स को एलिवेट करना है ताकि जितना भी एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो वेस्कुलर सिस्टम में इंटर हो जाए और किडनी उसको एलिमिनेट कर दे। एब्डोमेन गर्द जो है बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है, लिवर की भी स्वेलिंग होगी, एब्डोमेन की भी स्वेलिंग होगी, तो पेशेंट जो है वो प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर सकता, नोजिया और एनोरेक्सिया भी होगा पेशेंट को। वो टेस्ट जिसको हम यूज़ करेंगे कि हम डायग्नोज करवा सकें हार्ट फेलियर, BNP यानी कि बी टाइप नाइट्रेटिक पेप्टाइड टेस्ट ब्लड टेस्ट है। इसलिए एक बायोमेकर है जो कि वेंट्रिकल से रिलीज़ होता है जब यहाँ पर हार्ट फेलियर की वजह से हार्ट में प्रेशर बढ़ जाते हैं तो हम ये टेस्ट करवाते हैं। तो अगर ये 100 से कम पिकोग्राम होगा तो यहाँ पर कोई हार्ट फेलियर नहीं है। अगर 100 to 300 पिकोग्राम पर ml प्रेजेंट होता है हार्ट फेलियर है। अगर 300 पिकोग्राम पर ml है तो माइल्ड हार्ट फेलियर है। अगर 600 पिकोग्राम पर ml है तो मॉडरेट हार्ट फेलियर है। और अगर 900 पिकोग्राम पर ml है तो सीवियर हार्ट फेलियर है। ये सोर्स है कि यहाँ पर मिलती है हमें यहाँ पर चेस्ट एक्सरे, इकोकार्डियोग्राम, हार्ट कैथीटर एंड न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट, ये भी मज़ीद टेस्ट करवाएंगे, लेकिन BNP हम ये कंफर्म करने के लिए करवाते हैं कि हार्ट रेट की सीवियरिटी क्या है। हार्ट फेलियर जो है अक्यूट क्रोनिक भी हो सकता है, ये ट्रिगर भी हो सकता है, एक्सेसिबेट भी, ये रेडिएट भी होगा। अगर आप इनटेक करेंगे, ज़्यादा फ्लूइड लेंगे, इन्फेक्शन हो गया, अनकंट्रोल आर्टियल फिब्रिलेशन हो या रीनल फेलियर की वजह से। तो नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगी हार्ट फेलियर के लिए? असिस्ट करेंगे, मॉनिटर करेंगे, इंटरवेन करेंगे और एजुकेट करेंगे। असिस्ट क्या करेंगे? पेशेंट को देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे सिम्टम है जो कि बढ़ रहे हैं। राइट साइड हार्ट फेलियर है, पेरिफेरल स्वेलिंग है या लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है, पहले तो ये देखना है। अगर लेफ्ट साइड होगा तो पल्मोनरी एडिमा होगा, राइट साइड फेलियर होगा तो पेरिफेरल स्वेलिंग होगी। पेशेंट रेस्पॉन्स क्या कर रहा है मेडिकेशन ट्रीटमेंट के थ्रू। वॉच हार्ट रेट देखेंगे, रेस्पिरेटरी स्टेटस देखेंगे, ब्लड प्रेशर देखेंगे, वेजोडायलेटर्स तो नहीं है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। डायूरेटिक्स देंगे, इनटेक एंड आउटपुट देखना है कि डेली उसका वेट करवाना है। मॉनिटर करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल, खासतौर पर पोटेशियम लाजमी देखेंगे। मॉनिटर करेंगे उसका फ्लूइड स्टेटस जो कि फोलिक कैथेटर के थ्रू। डायूरेटिक्स अगर है तो कार्डिक डाइट देखेंगे कि लो साल्ट और फेट कम हो। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन 2 लीटर से ज़्यादा दिन में पानी नहीं लेना। लैब वैल्यूज़ में हम BNP का वैल्यू देखेंगे, किडनी फंक्शन, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन लेवल देखेंगे, क्रिएटिनिन का लेवल, ट्रोपोनिन लेवल, इलेक्ट्रोलाइट लेवल, स्पेशली पोटेशियम का देखेंगे। अगर पेशेंट लैसिक्स वगैरह नहीं ले रहा तो वेस्ट पोटेशियम और लो पोटेशियम भी जो है वो टॉक्सिसिटी कर सकता है। एडिमा देखेंगे जो कि लेग में होगा। कीप्स लेग एलिवेटेड, पैरों को उठा के रखना है। पेशेंट हाई फोल्डर्स पोजीशन में लेना है जब वो सांस इजीली ले सके, यानी कि बिठा के पेशेंट को और पैरों को ऊपर की तरफ मूव करना है। सेफ्टी क्या है कि एट रिस्क है कि यहाँ पर पेशेंट का फ्लूइड स्टेटस चेंज भी हो सकता है, लेग्स में और फीट्स में स्वेलिंग भी है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी हो सकती है। एजुकेट क्या करेंगे, अर्ली साइन एंड सिम्टम क्या है हार्ट फेलियर एक्सेसिबेशन का, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, वेट गेन, ऑर्थोपीनिया, लो साल्ट देना है, तकरीबन 2 से 3 ग्राम सोडियम रोज़ाना देना है, बस इससे ज़्यादा नहीं देना। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, 2 लीटर से पानी ज़्यादा नहीं देना। वैक्सीन, कोई ऐसी वैक्सीन जो कि इलनेस से बचाए जैसे कि एनुअल फ्लू अप टू डेट उससे लेना है। निमोनिया वैक्सीन। एक्सरसाइज करवानी है एरोबिक जो कि पेशेंट टॉलरेट कर सके उतनी एक्सरसाइज करे। डेली वेट करवाना है, देखना है कि 2 to 3 IB पर डे या 5 IB पर डे वेट बढ़ तो नहीं रहा। कंप्लेंट्स विद मेडिकेशन के साथ कोई कंप्लेन तो नहीं है। स्मोकिंग सेसेशन, स्मोकिंग रुकवानी है और अल्कोहल भी लिमिटिंग कर देना है। एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन में क्या होगा, ACE इनिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर देंगे। आर्ब्स यानी कि एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स देंगे। डायूरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर, एंटीकोगुलेंट, वेजोडाइलेटर एंड डिकॉक्सिंग, ये हम मेडिकेशन उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है वीनस डिसऑर्डर।
वेरिकोस वेन। वेरिकोस वेन और वेरिकोसाइट्स क्या है? वेरिकोस वेन जो है वो लार्ज होती हैं, स्वेल हो जाती हैं और ये आमतौर पर लेग्स और फीट में होती हैं। जो वेल्स होते हैं वेन के वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते, तो ब्लड जो है वो इफेक्टिवली फ्लो नहीं होता। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि जो सुपरफिशियल वेन होती है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में वो डायलेट हो जाती हैं, टॉर्टरस उभरी हुई वेन्स हो जाती हैं, वीनस प्रेशर उनका बढ़ जाता है। जैसे जैसे वेन इनलार्ज होती है तो वेल्स जो है उसके स्ट्रेच खिंचाव पैदा होता है और वो इनकम्पिटेंटली अपना काम करते हैं, तो वीनस के अंदर जो भी ब्लड का फ्लो होता है वो रिवर्स होना शुरू हो जाता है। मतलब कि ये वेन्स है, यहाँ पर एक वेल्व बना होता है, जब ये वेल्व इस तरीके से अभी ये खुला हुआ है तो ये काम नहीं करेगा, तो ब्लड आगे मूव कर सकता है। और अगर ये वेल्व प्रॉपरली क्लोज होगा तो ब्लड जब अगर ऊपर चला गया तो वो नीचे नहीं आ सकता, नीचे होगा तो वो ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन अगर ये इस तरीके का होगा, ठीक है, अब ये वेल्व प्रॉपरली क्लोज नहीं हुआ तो यहाँ से इस जगह से ब्लड आ सकता है, यहाँ से भी ब्लड आ सकता है। जैसे जैसे प्रेशर बैक की तरफ जाएगा तो काफ मसल्स पंप, जो आपके काफ मसल्स होते हैं पंप करना शुरू हो जाएंगे, मसल्स की मूवमेंट होती है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है और ये वीनस ब्लड जो है टुवर्ड्स हार्ट की तरफ दोबारा जाएगा। फेल्स फर्दर वीनस डिस्टेंशन होती है जिसके नतीजे में इसकी वजह से क्या होता है, वीनस प्रेशर भी बढ़ जाता है, कैपिलरी बेड और एडिमा भी होता है पेशेंट को। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा, पेशेंट डिस्कम्फर्ट होगा, एक और पेन हो सकता है, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, अगर पेशेंट खड़ा है ज़्यादा खड़े रहने से पैरों में दर्द होगा, रिलीफ बाय वॉकिंग, रिलीफ कब होगा, जब वो वॉक करेगा या अपने पैरों को एलिवेट करेगा, प्रेशर फील होगा उसको और क्रैम्प लाइक सेंसेशन होगी लेग्स में और स्वेलिंग भी हो सकती है। कोलैबोरेटिव केयर में क्या देंगे, रेस्ट विद अफेक्टेड लिम्ब एलिवेटेड, रेस्ट करवाएंगे उसको और अफेक्टेड लिम्ब को एलिवेट करेंगे, स्टॉकिंग, एक्सरसाइज, लेज़र थेरेपी या फिर सर्जिकल, जो भी वेन है इंटायर वेन उसको हम लाइगेट कर देंगे सफेनियस वेन के साथ और डायसेक्शन कर देंगे, उसको कट करके और दूसरी वेन के साथ ज्वाइन कर देंगे। डीप वेन थ्रोम्बोसिस जिसको हम डीवीटी कहते हैं, यहाँ पर एक ब्लड क्लॉट बन जाता है वेन के अंदर डीपली और ये मोस्ट डीप वेन के अंदर होता है जो कि लोअर लेग में होता है अक्सर या फिर थाइज में होता है। इसमें जो है वेन स्वेल हो जाती है, इस कंडीशन को हम थ्रोम्बोफिलेबाइटिस भी कहते हैं और ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो है वो लूज हो सकती हैं, ब्रेक हो जाती हैं और ये सीरियस प्रॉब्लम कॉज करवाती हैं लंग्स में, जिसकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो सकता है। अब यहाँ पर लंग्स से ताल्लुक़ क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग्स में ही जाता है, तो अगर वेन में क्लॉट होगा या अगर वो अपना काम प्रॉपर्ली नहीं करेगी तो वो कहाँ पे प्रॉब्लम कॉज करवाएगी, लंग्स में। नेक्स्ट हमारे पास वेल्वुलर हार्ट डिजीज़। हार्ट कंटेन, हार्ट में दो वेल्व्स होते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स, मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वेल्व, सेमिल्यूनर वेल्व जिसमें आयोटिक एंड पल्मोनरी वेल्व आता है। तो वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ को डिफाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू द, यहाँ कोई स्टोनोसिस हो सकता है, रिगर्जिटेशन या फिर प्रोलैप्स भी हो सकता है। रिगर्जिटेशन में क्या होता है, इसको हम वेल्वुलर इनकम्पिटेंस या फिर इनसफिशिएंसी भी कहते हैं। अगर वेल्व जो है वो क्लोजली कम्प्लीटली क्लोज नहीं होते, लीफ फ्लेट्स जो होते हैं जो इनके पत्ते बने होते हैं, लीफ टाइप स्ट्रक्चर होता है, वो अगर कम्प्लीटली क्लोज नहीं होते तो वो ब्लड का जो फ्लो होता है वो बैकवर्ड मूव होता है, उसको हम रिगर्जिटेशन कहते हैं। प्रोलैप्स क्या होता है वेल्व का, कि स्ट्रेच होने की वजह से एट्रियोवेंट्रिकुलर हार्ट वेल्व जो है वो एट्रियम की तरफ, वेंट्रिकल का जो वेल्व होता है वो एट्रियम की तरफ सिस्टोल के दौरान यानी कि जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो वो बल्ज आउट हो जाता है, उसको हम कहते हैं प्रोलैप्स हो जाना। तो स्टेनोटिक वेल्व में क्या होगा, वेल्व ओरिफिस जो है वो स्मॉल हो जाता है और प्रिवेंट करेगा कि यहाँ पर ब्लड का फ्लो प्रॉपरली आगे फॉरवर्ड नहीं हो, यहाँ पे प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। ओपन वेल्व, अब ये देखो वेल्व स्टेनोसिस, ये इतना सा सिर्फ ओपन, जब ये क्लोज होता है तो ये इतना ओपन रह जाता है, जब इतना ओपन होगा तो यहाँ पे ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा और आगे वेल्व ओपन नहीं है तो ब्लड सप्लाई नहीं होगा। डिग्री जो होती है स्टेनोसिस की वो अक्सर हम देखते हैं कि प्रेशर कितना है और उसका डिफरेंसेस कितना है, यानी कि ब्लड का प्रेशर ज़्यादा है या स्टेनोसिस का प्रेशर ज़्यादा है। स्टेनोसिस कम, वेल्व ओपन है और ब्लड का प्रेशर ज़्यादा है तो वो बैकवर्ड ही जाएगा, आगे फॉरवर्डली मूव नहीं करेगा। वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ में हमारे पास ये 8 डिजीज़ होती हैं जिसको हम डिटेल में देखते हैं। मिट्रल स्टेनोसिस, मिट्रल रिगर्जिटेशन, आयोटिक स्टेनोसिस, आयोटिक रिगर्जिटेशन, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी रिगर्जिटेशन। मिट्रल वेल्व स्टेनोसिस को सबसे पहले देखते हैं। तो मिट्रल स्टेनोसिस का मतलब है कि ब्लड फ्लोइंग के दरमियान कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वेल्व होता है उसको हम मिट्रल वेल्व कहते हैं। अगर उसके दरमियान कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो किस वजह से हो सकता है, या तो रोमेटिक हार्ट डिजीज़ मोस्ट कॉमन है, कोई भी हार्ट डिजीज़ हो सकती है। कंजेनाइटल की बात करें तो मिट्रल स्टेनोसिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर SLE सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस, ये लेस कॉमन है, ठीक है।
पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि नॉर्मली जो मिट्रल वेल्व है वो ओपन होता है वाइड रेंज में, उसका डायमीटर 3 फिंगर्स, आप अपनी 3 फिंगर्स देख सकते हैं। इन केस ऑफ मार्क स्टेनोसिस, कि जब यहाँ पर अगर स्टेनोसिस हो जाता है तो इसका जो चौड़ाई होती है वो 3 फिंगर्स के बजाय 1 पेंसिल की तरह हो जाती है। लेफ्ट एट्रियम जो है वो डिफ़िकल्टी होती है उसको कि वो ब्लड को वेंट्रिकल्स की तक मूव नहीं कर सकता। यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से ओरिफिस नैरो हो जाता है, डायलेट होता है, स्ट्रेच होता है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है, यानी कि जो ब्लड वॉल्यूम होता है होल्ड होते होते वहाँ पर उसका साइज़ इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। बिकॉज देयर इज़ नो वेल्व, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा वेल्व नहीं होता जो कि पल्मोनरी वेन को प्रोटेक्ट करे और बैकवर्ड फ्लो को बचा सके। लेकिन जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होती है। इसी के नतीजे में जो राइट वेंट्रिकुलर होता है वो लाजमी कॉन्ट्रैक्ट होता है ताकि एबनॉर्मली तौर पर पल्मोनरी की तरफ, क्योंकि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी पर प्रेशर जाता है वेंस, पल्मोनरी वेंस के थ्रू और आर्टरी के थ्रू लंग्स में ब्लड जाता है, तो आर्टियल प्रेशर उसका बढ़ जाए, एक्सेसिव स्ट्रेन वहाँ पे थोड़ा दबाव होता है, आमतौर पर राइट वेंट्रिकल भी फेल हो जाता है। जब मिट्रल वेल्व काम नहीं करेगा या स्टेनोसिस होगा, वेल्व ओपन नहीं होते प्रॉपरली, तो वेंट्रिकल भी फेल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगी? ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है, डिस्पनिया जिसको हम कहते हैं, फटीग यानी कि लो कार्डिक आउटपुट होगा, ये एक्सपोर्ट्रेट होगा यानी कि इसमें हेमाटोपाइसिस भी हो सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है, कफ भी हो सकता है, और पेशेंट इसमें एक्सपीरियंस करेगा कि उसको बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसमें हम असिसमेंट क्या करेंगे? पल्स बहुत ज़्यादा इसमें वीक होगी, इरेगुलर होगी, और एट्रियल फिब्रिलेशन भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेन ज़्यादा होगा। इसमें हमें लो पिच साउंड मिलेगा, रंबलिंग साउंड होगा, डायस्टोलिक मर्मर साउंड होगा। हार्ट जो कहाँ पे सुनाई देगा? जो हार्ट का एपिक्स वाली जो पोर्शन होता है, एपिक्स पे हम जब स्टेथोस्कोप रखेंगे तो हमें ये साउंड सुनाई देगा। इसी के नतीजे में ब्लड फ्लो जब बढ़ जाएगा, जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो एट्रियम डायलेट हो जाएगा, हाइपरट्रॉफी भी हो सकती है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकली तौर पे अनस्टेबल होगा। पेशेंट एक्सपीरियंस करेगा कि उसको आर्ट्रियल डिसरिथमिया भी हो सकता है। अब हम मिट्रल वेल्व प्रोलैप्स को देखें तो मिट्रल वेल्व प्रोलैप्स क्या है? इसको हम मिट्रल प्रोलैप्स भी कहते हैं। एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें डिफॉर्मिटी होती है कि यहाँ पर कोई वैसे खास सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे ये प्रोग्रेस करता जाता है तो अचानक इससे डेथ भी हो सकती है। मिट्रल वेल्व जो है वो प्रोलैप्स हो जाता है बार बार, वुमेन में बार बार होता है, मेन में कम होता है। प्रोलैप्स का मतलब है कि ये ऊपर की तरफ निकल जाता है, ठीक है, बल्ज आउट हो जाता है। पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या है कि मिट्रल वेल्व जब प्रोलैप्स होता है तो जो पोर्शन होता है मिट्रल वेल्व का, यानी कि जो इसके लीफ टाइप स्ट्रक्चर बने होते हैं बलून्स, वो एट्रियम की तरफ मूव करने लगते हैं सिस्टोल के दौरान। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये बलून टाइप जो स्ट्रक्चर होता है ये एट्रियम की तरफ मूव करता है। तो ये जो बलूनिंग स्ट्रेच होते हैं लीफलेट अपने पॉइंट से, तो वेल्व जो है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं होता सिस्टोल के दरमियान, तो इसी वजह से वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है। और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कितने टाइम के लिए होती है? हमने पीछे देखा था 0.3 सेकेंड्स के लिए। ब्लड जब रिगर्जिडेट्स होगा लेफ्ट वेंट्रिकल से दोबारा लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। असिसमेंट और इसकी डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स क्या होंगी? आमतौर पर फर्स्ट और इसका ओनली साइन क्या होता है मिट्रल वेल्व प्रोलैप्स का, कि इसको हम आइडेंटिफाई किस तरह कर सकते हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का कि हार्ट उसका डिस्क्लोज है, एक्स्ट्रा हार्ट साउंड हमें मिल रहा है, या मिट्रल क्लिक पे हमें साउंड मिलेगा। तो सिस्टोलिक क्लिक जो है वो इसका अर्ली साइन होता है। जो वेल्व लीफलेट होता है, जो स्ट्रक्चर बना होता है वेल्व का वहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में, तो वहाँ पर हमें सिस्टोलिक साउंड सुनाई देगा। मिट्रल रिगर्जिटेशन क्या है? मिट्रल रिगर्जिटेशन में ये होता है कि ब्लड फ्लो जो है बैकवर्ड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में आता है सिस्टोल के दौरान, क्योंकि यहाँ पर जो मार्जिन होता है मिट्रल वेल्व का वह प्रॉपरली क्लोज नहीं होता जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। और इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? मिट्रल रिगर्जिटेशन होती है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, एक या एक से ज़्यादा लीफलेट्स में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि उसके जो वेल्व्स हो उसमें मिट्रल वेल्व जो है वो शॉर्टन और टेयर बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं। कोर्डेड टेंडिनाe जो कि इलोंगेटेड और शॉर्टनेन होती हैं। पैपिलरी मसल्स जो होते हैं रप्चर भी हो सकते हैं, स्ट्रेच भी हो सकते हैं, पुल्ड आउट उनमें खिंचाव पैदा होता है, अपनी जगह से चेंज भी हो सकते हैं, वेंट्रिकुलर वॉल में प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल स्कार फ्रॉम अ मायोकार्डियल इन्फाक्शन, मायोकार्डियल इन्फाक्शन की वजह से यहाँ पर स्कार्स भी पड़ सकते हैं, या फिर वेंट्रिकुलर डायलेट भी हो सकता है। तो पैपिलरी मसल्स जो हैं वो अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट, पैपिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर इस्कीमिया है। रिगार्डलेस ऑफ द कॉज, यहाँ पर कॉज क्या है कि ब्लड रिगर्जिडेट हो रहा है, एट्रियम में जा रहा है सिस्टोल के दरमियान, क्योंकि सिस्टोल में क्या होता है ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो बजाय इसके कि वो ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आए ये दोबारा बैकवर्ड चला जाता है, वेंट्रिकल से एट्रियम में पहुँच जाता है। ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है कि इनकम्प्लीट अगर
कम्प्लीटली वेल क्लोज नहीं होगा तो बैकवर्ड होगा, फ्लो जो है ब्लड का वो बैकवर्ड होना शुरू हो जाएगा, जिसके नतीजे में क्या होगा, जो ब्लड इजेक्ट होना होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, CO2 भी कम हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियल प्रेशर बढ़ जाएगा, लेफ्ट आर्टेरियल हाइपरट्रॉफी होगी, पल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा, राइट वेंट्रिकुलर का प्रेशर बढ़ेगा और राइट साइडेड हार्ट फेलियर भी हो सकता है। साइन एंड सिम्टम क्या होंगे? क्रोनिक मिट्रल रिगर्जिटेशन के अक्सर एसिम्प्टोमेटिक होती है, कोई साइन नहीं होता, लेकिन अक्यूट मिट्रल रिगर्जिटेशन में क्या होता है कि MI भी हो सकता है। यूजुअली इसको मैनिफेस्ट किया गया है कि यहाँ पर सीवियर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी होता है, डिस्पनिया, फटीग, वीकनेस, मोस्ट कॉमन इसके सिम्टम्स ये हैं। पल्पिटेशंस में क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग भी हो सकती है, या कफ होगी, पल्मोनरी कंजेशन भी हो सकती है। असेसमेंट और डायग्नोस्टिक फाइंडिंग में क्या करेंगे? सिस्टोलिक जो कि मर्मर साउंड है, हाई पिच साउंड होगा, ब्लोइंग साउंड आपको हार्ट के एपेक्स पे सुनाई देगा। ECG को हम यूज़ करेंगे, डायग्नोज करेंगे कि इसका मॉनिटर कर सकें कि मिट्रल रिगर्जिटेशन कितनी है। चेस्ट एक्सरे करवाएंगे जिसमें आपको एनलार्ज मिलेगा LA यानी कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, पल्मोनरी वीनस कंजेशन एंड पल्मोनरी एडिमा। कार्डिक कैथेटराइजेशन करेंगे जो कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकुलर को डायलेट करेगा। मिट्रल रिगर्जिटेशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड को एग्जिस्टिंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए हम कार्डिक कैथेटराइजेशन करते हैं। आयोटिक स्टेनोसिस क्या है? आयोटिक वेल्व स्टेनोसिस जो है इसका मतलब है कि जो ओरिफेस है लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के दरमियान, वो ओरिफेस जो है नैरो हो जाता है। क्यों होता है? या तो कोई कंजेनाइटल कॉज है, या रोमेटिक फीवर है, या फिर एथ्रोस्क्लेरोसिस हुआ है। ये आयोटिक स्टेनोसिस है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि स्टिफनिंग हो गई है, आयोटिक वेल्व जब नैरो हो गया है तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होगा, हाइपरट्रॉफी, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। जब इंक्रीज़ होगा तो कोरोनरी आर्टरीज पर कंप्रेशन होगा, जब वहाँ पर कंप्रेशन होगा, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी तो उसको मायोकार्डियल जो मसल्स होते हैं उसको ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा होगी। ठीक है, जब आर्टरीज कंप्रेस होती हैं तो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगा और CO2 भी कम हो जाएगा, CO2 भी कम हो जाएगा। तो मायोकार्डियल इस्कीमिया यानी कि मायोकार्डियल इस्कीमिया होगा क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं हो रहा, और चेस्ट पेन भी होगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इनकम्प्लीट आर्ट्रियम जो है वो इनकम्प्लीट एम्प्टी हो रहा है, जिसके नतीजे में पल्मोनरी कंजेशन होती है और राइट साइड हार्ट फेलियर भी हो सकता है। इसमें हमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या मिलेंगे? पेशेंट यूजुअली फर्स्ट है एक्सेशनल डिस्निया। पेशेंट सबसे पहले क्या एक्सपीरियंस करेगा कि उसको एक्सेशनल डिस्निया हो रहा है। कोई भी काम करेगा तो उसको डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगी क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकुलर क्या है, फेलियर होने की वजह से। अदर साइंस में क्या होगा? डिजीनेस, सिंकोप, अचानक से चक्कर खा के गिर जाना क्योंकि ब्लड फ्लो कम हो जाएगा ब्रेन में। अंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट फेलियर, ये इसका मोस्ट फ्रीक्वेंट सिम्टम है, बार बार ये भी हो सकता है। असिस्मेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग में क्या होगा? जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें लाउड, रफ, सिस्टोलिक मर्मर साउंड सुनने को मिलेगा आयोटिक एरिया में, और ये साउंड जो है वो सिस्टोलिक क्रिसेंडो, डिक्रिसेंडो मर्मर साउंड होता है जो कि रेडिएट होता है कैरोटिड आर्टरीज तक, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल में एपिक्स यहाँ पर होता है हार्ट का, वहाँ पर हमें ये साउंड सुनाई देगा, तो उससे हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आयोटिक रिगर्जिटेशन क्या है। आयोटिक रिगर्जिटेशन का मतलब ये होता है फ्लो ऑफ ब्लड बैक इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल फ्रॉम द आयोटा ड्यूरिंग सिस्टोल। जैसा कि हमें पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आयोटा के थ्रू इजेक्ट आउट होता है ओवरऑल बॉडी में, लेकिन जब आयोटिक रिगर्जिटेशन होगी तो वो आयोटा के थ्रू ब्लड इजेक्ट नहीं होगा, बल्कि वो दोबारा लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ मूव करेगा। ये किस वजह से हो सकता है? या तो यहाँ पर कोई इन्फ्लेमेटरी लीजन है, या फिर लीफलेट्स जो हैं उसके अंदर कोई डिफॉर्मिटी है। लीफलेट्स का मतलब होता है कि ये जो वेल्व हैं यहाँ पर इस तरीके के जो है वेल्व बने होते हैं, तो इसको हम कहते हैं लीफलेट। आयोटिक वेल्व के अंदर कोई डिफॉर्मिटी है जो कि इसको प्रिवेंट कर रहा है, इसको बचा रहा है कि कम्प्लीटली तौर पे ये क्लोज नहीं होते आयोटिक वेल्व, जिसकी नतीजे में आयोटा से ब्लड इजेक्ट आउट होने के बजाय दोबारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। ये नॉर्मल वेल्व है और ये लीकेज ऑफ वेल्व है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? आयोटिक रिगर्जिटेशन में क्या होता है? ब्लड जो है आयोटा में रिटर्न आता है लेफ्ट वेंट्रिकल से डायस्टोल के दरमियान। डायस्टोल के दरमियान क्या होता है कि वो रिलैक्स पोजीशन में होता है। इसी के नतीजे में ब्लड जो है नॉर्मली डिलीवर होता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर, तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो डायलेट हो जाता है और कोशिश करता है कि वो उसको अकोमोडेट कर सके और ब्लड का वॉल्यूम जो है वो बढ़ा सके ताकि वो आयोटा से चला जाए।
इट ऑल्सो हाइपरट्रोफीज, यहाँ पर हाइपरट्रोफीज भी हो सकती हैं। तो जो हार्ट मसल्स होते हैं वो खुद से ही ट्राई कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी ऑटोनॉमिक भी काम करती है और हार्ट को किसी भी चीज़ की नीड नहीं होती है, ना तो इसको किसी सोलर की नीड होती है, ना इसको किसी भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हम बाहर से देते हैं। जैसे कि हम किसी भी अगर इलेक्ट्रिक की बात करें तो सर्किट बोर्ड होता है, उसमें अटैच करके हम काम करते हैं, तो इसको किसी भी चीज़ की नीड नहीं होती। तो हमारा हार्ट जो है ऑटोनॉमस होता है, ऑटो रिदमिसिटी होती है, इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। तो ये कोशिश करता है मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाए ताकि ब्लड जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेल आउट हो जाए, नॉर्मल फोर्स से ज़्यादा इस पर फोर्स लगती है। और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि जैसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, प्रेशर बढ़ने की वजह से ये आगे मूव कर जाए, लेकिन हार्ट हमारा कोशिश करता है लेकिन वो नहीं होता। साइन एंड सिम्टम क्या होता है? आयोटिक इंसफिशिएंसी जो है वो विदाउट सिम्टम होती है। मोस्ट पेशेंट, ज़्यादातर पेशेंट्स में कोई सिम्टम नहीं होते। आर्टेरियल पल्सेशन यानी कि ये विजिबल भी होती है, आर्टरीज पल्सेशन पल्पेबल भी होती है कैरोटिड और टेम्पोरल आर्टरी के अंदर। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि या तो एक्सर्शनल डिस्निया भी हो सकता है, फटीग भी हो सकता है। ब्रीथिंग डिफिकल्टीज में क्या होगा? ऑर्थोपनिया, पैरोक्सिस्मल नक्चुलर डिस्निया रात के वक्त। असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग में क्या होगा? डायस्टोलिक मर्मर साउंड, हमें हाई पिच साउंड सुनाई देगा, ब्लोइंग साउंड थर्ड और फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर, लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पर। ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस में क्या है कि जैसे ब्लड फ्लो कम होगा तो राइट एट्रियम से और राइट वेंट्रिकल के दरमियान, क्योंकि यहाँ पर जो ट्राइकस्पिड वेल्व है वो नैरो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्यों होगा? क्योंकि आयोटिक और मिट्रल स्टेनोसिस की वजह से भी हो सकता है। जब राइट वेंट्रिकुलर जो है आउटपुट उसका कम होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर की फिलिंग भी कम होगी, क्योंकि राइट वेंट्रिकुलर से लंग्स में जितना ब्लड जाएगा उतना ही एट्रियम में आता है और उतना ही लेफ्ट वेंट्रिकुलर में आता है। राइट एट्रियम अगर इन्लार्जमेंट होगा तो वीनस प्रेशर जो है, सिस्टमिक वीनस प्रेशर वो बढ़ जाएगा, क्योंकि राइट एट्रियम में सारा ब्लड कहाँ से आता है? वेन से ब्लड आ रहा होता है। साइन एंड सिम्टम इसके क्या होंगे? सिम्टम्स जो होते हैं राइट साइड हार्ट फेलियर की तरह होंगे, जैसे कि हेपेटोमेगाली, एसाइटिस, पेरिफेरल एडिमा, नेक वेन इंगोर्जमेंट, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, फटीग, हाइपोटेंशन, रेस जुगुलर वेन प्रेशर, मिड डायस्टोलिक मर्मर साउंड। ये आपको लेफ्ट और राइट स्टर्नल बॉर्डर पर सुनाई देगा। ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस की मैनेजमेंट किस तरह करेंगे? वेल्व की रिप्लेसमेंट करेंगे, वेल्वोटोमी यानी इसको कट कर देंगे और सुचर्स लगा देंगे, या फिर बलून वल्वोप्लास्टी भी कर सकते हैं। ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में क्या होगा? एन इनसुफिशिएंट ट्राइकस्पिड वेल्व अलाउ ब्लड टू फ्लो बैक इनटू द राइट एट्रियम दैट लीड्स टू वीनस कंजेशन। ट्राइकस्पिड वेल्व जो है वो इनसुफिशिएंटली तौर पे ब्लड को अलाउ करेगा कि वो राइट एट्रियम में दोबारा आएगा ब्लड, क्योंकि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वेल्व होता है वो ट्राइकस्पिड होता है। तो जब यहाँ पर ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन होगी तो राइट वेंट्रिकल से दोबारा ब्लड राइट एट्रियम में आएगा। जब राइट वेंट्रिकल का आउटपुट कम होगा तो ब्लड फ्लो लंग्स की तरफ भी कम ही जाएगा, क्योंकि राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ मूव करता है? लंग्स में मूव करता है, तो वो ब्लड भी, इसका वॉल्यूम भी कम ही होगा। इसके साइन एंड सिम्टम क्या होगा? ऑडिमा, हेपेटिक इनलार्जमेंट जिसको वीनस कंजेशन भी कहते हैं, जेवीपी जुगुलर वेन प्रेशर बढ़ जाएगा, सिस्टोलिक साउंड आपको मर्मर साउंड लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे सुनाई देगा, टाइटनेस होगी, फटीग एंड वीकनेस होगी। पल्मोनरी स्टेनोसिस में क्या होगा? फ्लो ऑफ ब्लड टू द पल्मोनरी आर्टरी ड्यू टू नैरोइंग। जो ब्लड का फ्लो होगा पल्मोनरी आर्टरी पे तो वो नैरो होने की वजह से प्रॉपर्ली नहीं पहुंचेगा। ब्लड फ्लो जो है दोबारा पल्मोनरी के जाने के बजाय लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो राइट वेंट्रिकल में आएगा और राइट वेंट्रिकल से वो राइट एट्रियम में जाएगा। राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी टू कंपनसेट फॉर इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड फोर्स ब्लड टू द पल्मोनरी आर्टरी। राइट वेंट्रिकल अगर हाइपरट्रॉफी होगी तो वो कंपनसेट करेगा कि यहाँ पर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ सकता है, ब्लड की फोर्स जो है वो ज़्यादा लगेगी पल्मोनरी आर्टरी से, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लंग्स में ब्लड को लेकर जाती है। साइन एंड सिम्टम हमारे पास क्या होंगे? फटीग, डिसिप्निया ऑन एक्सर्शन, साइनोसिस, पुअर वेट गेन, फेलियर टू थ्राइव, इन्फेंट्स, हेपेटोमेगाली यानी कि बच्चों में हेपेटोमेगाली भी हो जाएगा, एसाइटिस और एडिमा भी हो सकता है। पल्मोनरी रिगर्जिटेशन, ब्लड फ्लो बैक इनटू द राइट वेंट्रिकल। पल्मोनरी रिगर्जिटेशन यानी कि राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है तो वो दोबारा से बैक फ्लो होगा राइट वेंट्रिकल में। ये बहुत रेयर कंडीशन है और आमतौर पर एसोसिएट की गई है कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से होती है। सेकेंडरी इसकी डिजीज़ ये कि लेफ्ट साइडेड हार्ट की वजह से होगा, या फिर प्राइमरी पल्मोनरी वेस्कुलर डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है। राइट वेंट्रिकल एंड एट्रियम हाइपरट्रॉफी की वजह से भी पल्मोनरी रिगर्जिटेशन हो सकती है। डायग्नोस्टिक वेल्व डिजीज़ में क्या होगा? हिस्ट्री लेंगे, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, इकोकार्डियोग्राफी, कार्डिक कैथेटराइजेशन और ईसीजी।
नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगी, गोल्स क्या होंगे कि मेंटेन करेंगे नॉर्मल कार्डिक फंक्शन, मॉनिटर करेंगे कार्डिक आउटपुट, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सिस के फ्लूइड ज़्यादा तो नहीं है, एक्टिविटी को इम्प्रूव करेंगे जितना पेशेंट टॉलरेट कर सकता है, पेशेंट को एजुकेट करेंगे इस डिजीज़ से रिलेटेड कि क्या क्या प्रोसेस आप करने जा रहे हो और जो जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो उसको बतानी है उसको गाइड करेंगे। ये मिट्रल वेव रिपेयर इस तरीके से हम सुचर्स लगा के इसको रिपेयर भी कर सकते हैं। ये हमारे पास बायोलॉजिकल, ह्यूमन और पोर्काइन वेल्व है, यानी कि नॉर्मली वेल्व ऐसा होता है और ये मैकेनिकल वेल्व बनाया गया वेल्व, जो अगर वेल्व ख़राब हो जाए तो वेल्वोटॉमी करते हैं तो इस तरीके का वेल्व फिर अटैच किया जाता है। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट टॉपिक। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन, कोई ऐसी टर्म या कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि समझ में नहीं आई हो तो उसका क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।